तो आज ग्लोबल संकेत थोड़े मिले जुले जरूर है, पर भारतीय बाजारों के लिए ढेर सारे ट्रिगर्स हैं। साथ ही क्या होनी चाहिए आपकी स्टॉक में रणनीति, कुछ ही देर में हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और कुछ ही देर में मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी हमारे साथ होंगे। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आज आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या होनी चाहिए रणनीति, और साथ ही ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ अपडेट्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे है बाजार की नजर। अगर ग्लोबल बाजारों की बात करें तो कल ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं। 8 दिन की तेजी पर एक ब्रेक जरूर लगा है, पर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। अभी भी देखें तो हम फ्यूचर बाजारों से पॉजिटिव ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कमोडिटीज में भरपूर एक्शन है, क्योंकि देखिए ब्रेंट तो भारतीय बाजारों के फेवर में है ही, क्योंकि कच्चे तेल जो है वो $80 के नीचे ही है। पर सोने में जबरदस्त तेजी है। कल एक बार फिर से उसने नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ अन्य कमोडिटीज में भी थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला है। आज खबरों के दम पे पीएनबी हाउसिंग और साइंट डीएलएम पर भी नजर रहेगी। साथ ही साथ टाटा ग्रुप ऑफ काउंटर्स पर भी आप नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पे S&P 500 का S&P का रेटिंग अपग्रेड आया है। इसके चलते कुछ टाटा स्टॉक्स पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें जहाँ पे रहेगी बाजार की नज़र पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाज़ारों में पिछली रात क्या कुछ हुआ, और साथ ही अभी एशिया बाज़ारों से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं। सीधे चलेंगे अशेषा के पास, जो कि अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और उनसे समझेंगे विस्तार से कि ग्लोबल बाजारों का क्या कुछ हाल है। गुड मॉर्निंग अशेषा, बताइए क्या कुछ अपडेट्स है ग्लोबल मार्केट से। गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो जैसे आपने बताया मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी की ही बात करें तो करीब 20 अंकों की गिरावट भारतीय बाजारों के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में दिख सकती है। 24,700 के नीचे अब गिफ्ट निफ्टी चला गया है। बाकी एशियाई बाजारों की बात करें तो निकाय में करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट दिखी है, और जापानीज मार्केट में कमजोरी इसलिए दिखी बिकॉज कल जापान का ट्रेड डेफिसिट डेटा आया जो बढ़ता हुआ नजर आया। नेगेटिव न्यूज फ्लो था, जिसके चलते जापानीज मार्केट में कल के ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली दिखी। इसके अलावा कॉस्पी की बात करें, कोरियन मार्केट में भी थोड़ी सी कमजोरी थी। करीब 0.1 से 0.2% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में कॉस्पी के बाजारों में भी दिखी है। तो एशियाई बाजारों की बात करें तो कमजोर ही आज के ट्रेडिंग सेशन में खुलते हुए नजर आए हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करते हैं। 5 दिनों की तेजी के बाद कल अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। याद रखें कुछ रिसेशन के फियर्स थे जो कम हुए थे, जिसके चलते 5 दिन लगातार तेजी दिखी। लेकिन उसके बाद अब जैक्सन होल सिंपोजियम यानी सेंट्रल बैंकर्स की अहम बैठक है इस हफ्ते, जहां पर इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसी के चलते मार्केट थोड़े से नर्वस रहे और अमेरिकी बाजार लाल निशान में कल बंद हुए। 5 दिनों की तेजी के बाद गिरावट दिखी कल। नैस्डैक की बात करें तो 0.35% की गिरावट थी। S&P 500 में भी 0.2% की गिरावट दिखी, और डाउ जोन्स की बात करें तो 0.15% की गिरावट यहाँ पर भी दिखी। जैसे मैंने बताया जैक्सन होल सिंपोजियम पर अमेरिकी ही नहीं ग्लोबल बाजारों की नज़र रहेगी। इन्वेस्टर्स का मानना है कि डविश कमेंट्री आ सकती है जेरोम पोवेल से, और याद रखिए उनकी स्पीच भी होगी शुक्रवार को शाम को। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री जिसके चलते ग्लोबल बाजारों पर इसका इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी दिखी। डैक्स 0.35% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कैक की बात करें तो 0.22% की गिरावट, और फिट्सी में तो 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। हमने ब्रेंट क्रूड की बात की। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस गिरे हैं, जिसके चलते एनर्जी शेयरों पर काफ़ी बिकवाली दिखी। यूरोपियन मार्केट की बात करें कि हमारे भारतीय बाजारों में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में थे, लेकिन यूरोपियन बाजारों में भी एनर्जी शेयर्स में करीब 2 से 3% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। और क्रूड प्राइसेस की बात करें तो $77 पर बैरल पर अब क्रूड पहुंच चुका है, और अब तक अगस्त में देखें तो करीब 4.5% की गिरावट ब्रेंट क्रूड में दिखी है, जिसके चलते एनर्जी स्टॉक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और जो रिलेटेड यूजर्स होते हैं उन पर भी फोकस रहेगा।
इसके अलावा स्वीडन के मार्केट की बात करें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, जहाँ पर स्वीडन की बैंक ने रेट कट किए हैं। 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट अब 3.5% पे आए हैं। तो इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट कमेंट्री निकल कर आई, जिसके चलते यूरोपियन मार्केट्स पर भी कल फोकस रहा। लेकिन ऑल इन ऑल काफ़ी कमज़ोर ही ट्रिगर्स रहे ग्लोबल बाजारों से। ठीक है, कमज़ोर कह लीजिए या फिर फिलहाल कोई ऐसे ट्रिगर्स नहीं है जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला मार्केट्स में। पर साथ ही साथ आने वाले टाइम में, जैसा कि आशीषा बता रही थी कि जैक्सन होल सिम्पोजियम में क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है उस पर नज़र रहेगी, और साथ ही FOMC मिनट्स जो रिलीज़ होंगे उसमें क्या कुछ कहना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बाज़ारों के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर से भारतीय बाज़ारों पे एक बार फोकस करेंगे। और सबसे पहले अब समझते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, साथ ही किस तरीके से आप डेटा बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। FIS के आंकड़ों की बात करें, कैश में किस तरीके से वो पोजीशन लेते हुए आए हैं, तो कल अगर हम देखें तो एक बार फिर से जो है FIS की तरफ से बिकवाली हुई है। हालांकि 19 अगस्त के मुकाबले जो बिकवाली थी वो लगभग आधी थी, 1460 करोड़ के आसपास उन्होंने कैश सेगमेंट में बिकवाली की है। पर अगर वहीं DIS की बात करें तो लगातार 5वें दिन उनकी खरीदारी है। यहाँ पे करीब 2250 करोड़ के आसपास जो है उन्होंने कैश सेगमेंट में खरीदारी की है। तो FIs और DIs जो अभी तक करते आ रहे हैं उस पे ही जो है वो अमल है। FIs बिकवाली पे अपना फोकस बना रहे हैं और DIs भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं। पर ऐसे में आप समझते हैं कि डेरिवेटिव्स डेटा किस तरीके से बिल्डअप हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके की उन्होंने पोजीशनिंग ली है और क्या कुछ वहाँ पे बदलाव हुआ है या नहीं। डिम्पी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आपसे सबसे पहले FIs DIs की पोजीशनिंग पे ही समझना चाहेंगे, किस तरीके से आप उनका सेटअप देख रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई चेंजेस हैं कल के मुकाबले? देखिए, चेंजेस हुए हैं और ये प्रकृति का नियम है सृष्टि। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चेंज नहीं होगा मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर बाय सेल कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा ही होगा। तो कल इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया है तीनों सेगमेंट में से ही, और DIs ने कल फिर से खरीदारी की है। मैं आज FIs से नंबर से पहले DIs के नंबर आपको बता रहा हूँ। मैं उसकी वजह बताता हूँ। पिछले 1 महीने में DIs ने कुछ नहीं किया था, लेकिन पिछले 2 दिन में वो अपनी होल्डिंग्स को 5% से बढ़ा चुके हैं। ये जो आप बाज़ार का बेस बन के और बेस के बाद आप धीरे धीरे करके चलता हुआ देख पा रहे हैं ना। आप ये सोचिए कि आपके पास ट्रिगर्स में क्या है, आपके पास क्या रिजल्ट्स हैं, नहीं है। आपके पास कोई अच्छी खबर ग्लोबल मार्केट से आई है, नहीं है। आपके पास कोई पॉलिसी बेस्ड बड़ी खबर आई है जो मार्केट को चला दे, नहीं है। फिर क्या था आपके पास? वही पुरानी लिक्विडिटी, वही पुराना मार्केट का मोमेंटो, वही पुराने सपोर्ट्स और चर्निंग। ये सब FIs या DIs के पैसे से ही होता है, ये रिटेल के पैसे से नहीं होगा। रिटेल ने तो उल्टा धीरे धीरे करके अपना माल को बेचा है, थोड़ा कम किया है, हालांकि प्रोपोर्शनली उतना कम नहीं किया जितना बाजार चला है, बट फिर भी उन्होंने अपना माल बेचा है। और मैं थोड़ा इस बारे में बोलूँगा कि इस बार रिटेल के पास में अच्छी इंटेलिजेंस आई हाथ में। रिटेल अपनी पोजीशंस तब बढ़ा रहा था जब 24,200 300 के आसपास का मार्केट था, और उसने 24,700 800 पे थोड़ा बहुत माल काटा भी, और बारबूला काटा भी नहीं है अभी। लेकिन DIs थोड़ा डिले फैक्टर के साथ आया। DIs आया 24,400 के बाद, और 24,400 के बाद 2 दिन में उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को करीब 35% कर लिया। ये 31% अराउंड हुआ करती थी। अब मैं आता हूँ FIs की होल्डिंग पे। देखिए शिशी, FIs की जो होल्डिंग है वो करीब करीब है अभी 52%, 52%। रिटेल की होल्डिंग है वो है 52%। DIs की होल्डिंग हो गई 35%। ये सब लॉन्ग के हिस्से हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था वो DIs था, वो मैंने आपको भी मार्क करा दिया। अब मैं आता हूँ FIs के टोटल नंबर के साथ। खाली आज 52 मत चेक करो, टोटल नंबर चेक करो। आपको मैं दिखाता हूँ इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर। अब एक बार मेरी स्क्रीन पे लेके आइएगा उसको। 12,000 करोड़ रुपए का माइनस नंबर है, 12,476 करोड़ रुपए की कल इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर सेलिंग है। कहने का मेरे मतलब है कि उससे एक दिन पहले जस्ट 12,000 करोड़ रुपए की बाइंग थी, कल ऑप्शंस के अंदर सेल हुआ। FIs उससे पहले हल्का सा प्लस करके गए थे, लेकिन कल फिर से सेलिंग हुई 1450 करोड़ रुपए के आसपास की। तो FIs टिपिकली क्या कर रहा है, मार्केट को हेज कर रहा है, बहुत एग्रेसिव तरीके से बाजार के अंदर नहीं आया। फिर बोलेंगे जब इतना एग्रेसिव नहीं है तो फिर 500 पॉइंट क्या रिटेल ने चला दिया? नहीं, रिटेल ने तो माल बेचा है उल्टा। तो ये चलाया है DIs ने। DIs की पोजीशनिंग इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। ये जो मैं बार बार आपके सामने बात बढ़ता है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी की उनको दिक्कत आ रही है, शायद इस बाजार के गिरने के बाद वो डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक उनकी शायद ठीक होती दिख रही है। ये डाटा इंडिकेट कर रहा है।
अब देखिए, मैं एक एक की जाके बैलेंस शीट तो मैंने देखी भी नहीं, मैं देख भी नहीं सकता। मैं ये नहीं जाके चेक कर सकता कि कौन ने कितने पैसे लगा दिए कल, फलाने फंड ने कितने पैसे लगा दिए, या उस फलाने फंड ने कितने पैसे कल मार्केट में लगा दिए। लेकिन ये डाटा से इंडिकेट हो रहा है कि वो अपने पैसे को धीरे धीरे करके डिप्लॉय कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली नहीं, बहुत स्मार्टली डिप्लॉय कर रहे हैं। और स्मार्टनेस आपको सेक्टर, थेमेटिक और ओवरऑल मार्केट्स के अंदर दिख रहा होगा। एडवांस डिक्लाइन भी बाजार का ठीक चल रहा है, 16 17 शेयर F&O बैन में है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। विक्स थोड़ा कम हुआ है, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े ठीक हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें समग्रता में अगर मैं बोलूँ टोटलिटी में, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी भी छोटे से डिप के अंदर बाय करना चाहिए और वापस टाइमली उसको बुक भी कर लेना चाहिए। वो लेवल्स मैं अभी अगले क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। चलिए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं और डिम्पी सबसे पहले निफ्टी 50 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कल भी एक अच्छा सेशन देखने को मिला, अच्छी तेज़ी थी और कई सारे सेक्टर्स ने अच्छी तरीके से सपोर्ट भी किया। पर अब किस तरीके के डेटा और साथ ही लेवल्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो बायस रहना चाहिए वो लॉन्ग साइड का ही रहना चाहिए। तो जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि ऑलमोस्ट सपाट शुरुआत की तैयारी हम कर रहे हैं, तो क्या खुलते ही ले लें या थोड़ा सा वेट करें? देखिए, ये बात तो सृष्टि तय है कि पिछले 70 दिन में कभी भी आपने हमारे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि शॉर्ट कर दो बाजार को, और कभी हमने करवाया भी है तो उसके अंदर भी प्रॉफिट बुक करवा के आपको फ्री भी करवा दिया था, चाहे उसमें 1000-2000 पॉइंट बैंक निफ्टी के आए, चाहे उसके अंदर 1000 पॉइंट निफ्टी के आए, जैसे भी आए। हमने पिछले 70 दिनों में कभी भी आपको शॉर्ट नहीं बोला, बल्कि बोला आपसे ये बोला है कि आप डिप की वेट करते रहो, डिप मिलेंगे आप उसको बॉट करते रहो। क्या ये बात हमने 24,200 पे नहीं बोली थी? क्या ये बात हमने 24,000 पे नहीं बोली? क्या ये बात हमने 23,800 पे या 23,000 पे नहीं बोली? आप तो काफ़ी समय से प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको भी आइडिया होगा और दर्शकों को भी आइडिया होगा कि हमने इस पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से आपके सामने सारा विद द हेल्प ऑफ अ डाटा रखा है। अब आ जाते हैं कल के लेवल पे। देखिए, निफ्टी के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने वाली। पहला पॉइंट, हमने कल एक राइम जैसे आपको लेवल्स याद कराए थे, 450, 650, 850। 450 आप लेके आए थे, 650 आपने कल अचीव किया, 850 आपसे छूट गया। ये तीन चीज़ों में आपको हमने बताया था कि तीन लेवल आप याद रखना। आज आपके लिए वही 850 सामने खड़ा हुआ है। क्या गिफ्ट निफ्टी आपकी हेल्प कर रहा है? तो बोले आज तो हमारी हेल्प नहीं कर रहा। तो अब 850 वाला जो लेवल है, 24,850 वाला लेवल है, वो आपके लिए एक टारगेट टू अचीव वाला लेवल हो गया। कल आपने क्या पार किया? बोले हमने कल 650 पार किया, तो 650 में से 50 पॉइंट वॉलिडिटी के नाम पे काट दो, काट दिए, तो 24,600 आपका आज का पहला सपोर्ट बन गया। 24,400 आपका पक्के वाला सपोर्ट है जो कल परसों से आप कैरी कर रहे हो। 24,200 ये उन लोगों का सपोर्ट है जिन लोगों को स्विंग ट्रेड बड़े लेने हैं और 500-700 पॉइंट मार्केट से कमाने होते हैं। और 24,000 इस पूरी सीरीज का स्टॉप लॉस लगा दो। मैंने अगर आपको इतने सारे स्टॉप लॉसेस बताएं तो हर किसी का रीज़न भी दिया है कि मैं 24,000 को सीरीज़ का मानता हूँ, 24,200 को स्विंग वालों का मानता हूँ, 24,400 को अपॉर्चुनिटी वालों का मानता हूँ और 24,600 में वेरी इमीडिएट मानता हूँ। तो आप किस कैटेगरी में, पहले आप अपने आप को डिफाइन कर लो, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ो आप। ये हो गया पहला। ऊपर जाते समय लेवल्स 24,850 के बाद फिर 25,000 भी आ सकता है और फिर 25,000 के ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाजार ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, बट उसको थोड़ी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन आप धीरे धीरे, एक काम आप मेरी बात मान के रखिएगा, जो पैसा आए ना वो आपका अपना पैसा है, आपने बड़ी मेहनत से कमाया। बोले सर हमने क्या मेहनत की? हमने तो सौदा पंच के अगले दिन मार्केट में पैसे आ गए हमको। ये भी कम मेहनत का काम नहीं है। यही पैसा अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में डाल दूं तो आपको 4 गुना मेहनत करनी पड़ जाएगी इसी पैसे को कमाने के लिए। इसलिए जो पैसा आए, भगवान का शुक्रिया अदा करो और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करने की आदत डालो जब तक हम 24,000 से 25,000 की रेंज में हैं। ये रेंज एक बार ब्रेक हो जाएगी, इधर 24,000 इधर 25,000, जब भी होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल 24,000 से 25,000 में जब जब हो आप ही अपनी आदत डाल लो निफ्टी के अंदर कि मेरे को 200-250 पॉइंट कमाने और सिस्टम से निकल जाना है और थैंक यू वेरी मच करना है। चीज़ें ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ नहीं आ सकती, रातों रात फिर नेगेटिविटी आ सकती है। आपको पता है ना, आपने 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के सिर्फ 3 दिन में गंवाए थे, सिर्फ 3 दिन लगे थे 25,000 से आपको सीधा 24,400-200 आने में, सिर्फ 3 दिन। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरानी कहावत है मार्केट की। दूसरा पॉइंट, जिन लोगों के पास है उनको ट्रेल करना है, मैंने लेवल्स आपको नोटिस करा दिए। जिनके पास नहीं है उनको डिप की ही वेट करनी है। आप बोलेंगे सर हम डिप विप की वेट नहीं कर सकते, हमें तो सामने सामने बताओ, तो फिर सामने सामने पे लो आप।
24,600 का स्टॉप लॉस डाल दो, 850 का टारगेट डाल दो, आप सामने सामने का ही लो माल आप। ठीक है जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 100-150 पॉइंट कमाने के लिए 100-150 पॉइंट नीचे का मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया, रेशो 1:1 कर सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए मैं आप फिर से बोल देता हूँ, ऑप्शंस वाले कृपा करके, ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े राइज हुए पिछले 2 दिन में, खासकर कॉल्स के, तो एग्रेसिवली कॉल्स लेने में से थोड़ा आज बचिएगा, पहला पॉइंट। और रुक जाइएगा, कोशिश करना लेना ही मत कॉल्स को, एग्रेसिव कॉल्स मत लेना, आज उनके प्रीमियम का अच्छे से डिस्काउंटिंग होगा। रही बात शॉर्ट करने की, शॉर्ट करना नहीं है निफ्टी को, तो मैंने निफ्टी का कंप्लीट आपको एनालिसिस दे दिया। की सलाह यहाँ पे नहीं बन रही है निफ्टी 50 के लिए, पर डिम्पी क्या यही सलाह निफ्टी बैंक के लिए भी होगी? क्योंकि कल हमने देखा फाइनली जो है फाइनेंशियल्स ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और पूरे दिन आप देखिए कई सारे अलग अलग स्टॉक्स उभरते हुए नजर आए, निफ्टी बैंक मजबूत था। आज के लिए किस तरीके की चाल देख रहे हैं डिम्पी आप निफ्टी बैंक की? देखिए कल सृष्टि आप भी कार्यक्रम में थे, हमने कल खुल्लम खुल्ला ये बात बोली थी कि हमको बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट है, गलती से भी इसको आप शॉर्ट मत करना, प्लस करो या ना करो आपका निजी फैसला हो सकता है। उसके पीछे की हमने 2 वजह आपको बताई थी, एक तो डाइवर्जेंस है, बहुत दिनों तक आप डाइवर्जेंस को नहीं रख सकते। दोनों भाइयों में इतना प्यार है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कि आप दोनों को बहुत दूर तक पीछे नहीं रख सकते। ऐसा बहुत दिन तक नहीं चल सकता कि निफ्टी को आप चलाए रहोगे और बैंक निफ्टी बेचारा पीछे बैठा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। एक ना एक दिन भाइयों का प्यार जागेगा और फिर से भाई दोनों एक साथ आने की कोशिश करेंगे। इसी को हम इंग्लिश में यहाँ पे या एक टेक्निकल टर्म्स में डाइवर्जेंस कहते हैं, और इसी को हम क्लोजअप कहते हैं कि डाइवर्जेंस खत्म करके दोनों क्लोज और फेयर वैल्यूज़ पे आ रहे हैं। तो कल बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया, कल बैंक निफ्टी ने जो दूरियाँ थी ना उसको थोड़ा कम किया और कुछ नहीं किया। अगर आप मेरे से पूछेंगे कल बैंक निफ्टी ने क्या किया, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी ने कल कुछ नहीं किया। कल बैंक निफ्टी ने उस दूरियों को कम किया और अपने आप को थोड़ा ठीक किया। जो बीमार अवस्था में था बैंक निफ्टी वो कल ठीक हुआ है, कल उसका बुखार उतर गया। कल 24 घंटे तक उसको बुखार नहीं चढ़ा, उसको दवाई असर कर रही है, उसने कल खाना भी खाया। आप एक पेशेंट के तौर पर देखो, अगर बैंक निफ्टी बेड पे पड़ा तो उसकी कैसे स्थिति सुधर रही है। तो कल जब बैंक निफ्टी ने 2 अच्छे काम किए, पहला एक ही दिन में 50,500 और फिर 50,800, फिर 51,000 को भी टेस्ट करा दिया, ताकि किसी को कोई भी गलत फहमी ना रहे कि मैं यहाँ से पलट जाऊँगा, मैं वहाँ से पलट जाऊँगा। तो जो उसको शॉर्ट कवरिंग से देना था ना, उसने एक ही दिन में सब कुछ दे दिया। ये अच्छी चीज़ भी है, ये बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए है कि शॉर्ट्स वालों को मौका ही नहीं मिला और ड्रैग करता गया बाजार 600 पॉइंट ऊपर। और एक और चीज़ महानुभाव आपको सामने रख दूं मैं, कल कोई बहुत बड़े गैप के साथ बैंक निफ्टी नहीं खुला था, सिर्फ 70 पॉइंट का गैप था बैंक निफ्टी में, और उसने 650 पॉइंट की तेज़ी दिखाई है। सारी स्क्रीन से तेज़ी आई हुई थी। दूसरा पॉइंट, बुरी बात क्या हुई इस 600 पॉइंट के चलने में, आपका अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाता है। आप सोचते हो अभी मैं डालूंगा पैसा, आप डाल ही नहीं पाते क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस शेक हुआ होता है और वो कॉन्फिडेंस को रिपेयर ही नहीं करने देता, तो ड्रैग करता जाता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, करें क्या, 4-5 शेयर अगर हिट हो जाएं तो फिर काम हो जाता है। लेकिन चलते चलते बैंक निफ्टी ने वापस अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा बुक किया, ज़्यादातर शेयर्स के इंट्राडे गेन खत्म किए। ये इंडिकेट करने के लिए बहुत था कि 51,000 का रेजिस्टेंस पक्का है, नहीं तो 51,000 पे क्लोज करने में क्या दिक्कत थी। जब ला सकते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं, ले तो आए बट क्लोज नहीं कर पाए। इसकी वजह साफ है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत पक्के हैं, इसलिए 51,000 को पार करने का वेट करना चाहिए फिलहाल। और दूसरा पॉइंट, जब हील हुए हैं लेवल्स तो मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी के 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50-50 यानी कि 50,500 और दूसरा 50,800। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। कल हम 800 पे ही बंद हुए हैं, इसके नीचे आएगा तो 300 पॉइंट का रास्ता वापस बैंक निफ्टी खोल सकता है, ध्यान रखिएगा। आप डिप में ही प्लस कीजिएगा नए वालों को, पुराने वालों के तो मजे ही मजे हैं, वो तो सिर्फ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट्स को रखें और जब भी डिप मिलता है उसको बाय कर लें। बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि कहाँ पे आके रुकेगा, कहाँ पे आके पलटेगा, भी कोई आइडिया नहीं चलता। आपको लॉन्ग का आइडिया होता है बट शॉर्ट का उतना एग्रेसिव आइडिया नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस जब तक बहुत अच्छे से डाटा बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर ना हो रहा हो। तो ये हमने आपके सामने मोटा मोटी सारे लेवल्स रख दिए और 8:19 हो चुके हैं, मेहमानों को जोड़ने का समय हो गया है। जो भी हमने पॉइंट्स आपको ग्लोबल मार्केट से, डोमेस्टिक से, इधर उधर की चीज़ें रखनी थी वो सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब जरा मेहमानों से करते हैं बातचीत। सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशुल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेरे फेवरेट एनालिस्ट में से एक हैं, दोनों का अच्छा इंटेलिजेंस है, दोनों क्विक ट्रेड करने में माहिर हैं, दोनों के पास अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉप लॉसेस मिलते हैं। आप दोनों को रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा देते हैं दोनों एनालिस्ट, और इन दोनों का सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बहुत अच्छा है। ये अड़ने वाले एनालिस्ट नहीं है कि हम अड़ के बैठे हैं जी बाजार चले या ना चले, नहीं है।
इनका सिंपल सा जो ट्रेंड है वही हमारा फ्रेंड है, जो चीज़ समझ में आती है वही पकड़ के सामने रख देते हैं आपके। सोनी पटनायक बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अंशुल जैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोनी आपसे शुरू करेंगे, अगर हमने कोई भी लेवल गलत डाटा में कहीं भी एनालिसिस हमारा गलत है उसको करेक्ट कीजिएगा, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, अपना वैल्यू एडिशन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी में, साथ ही अपने शेयर्स भी बताइए। जी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, सृष्टि जी, अंशुल जी, इन सारे दर्शकों को। देखिए आई थिंक डिम्पी जी आपने काफी अच्छे से लेवल्स को ऑलरेडी हाईलाइट किया है, मेरा भी लेवल्स वहीं पे मानना है। अभी हम देख सकते हैं कि 24,500 पे क्रूशियल सपोर्ट कंटिन्यू हो रहा है निफ्टी में, और रेजिस्टेंस टूवर्ड्स 24,800 है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, बट थोड़ा सा वो डिप अगर मिलता है टूवर्ड्स 24,600 तो वहां पे बाई करने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे फेवरेबल रहेगा। सो यहाँ पे अगर आज हमको डिप नजर आता है 24,650 24,600 इसी रेंज में अगर मिलता है तो आप वहां पे बाई कर सकते हैं निफ्टी। 24,500 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आपका टारगेट रहेगा 24,800 850। एक बार वो 800 850 जोन को टेस्ट करने के लिए जरूर आएगा, वहीं पे क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस कर पाता है कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पे बनेगी और ये लेवल्स हमारा कैश के अनुसार है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कल एक फॉल्स ब्रेकआउट के तौर से हमने देखा था 51,000 के ऊपर क्रॉस किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग अभी भी 51,000 के बिलो ही आ रहा है। सो काफी क्रूशियल है बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ पे अगर आपको बाय करना है तो 51,000 के ऊपर ही अगर आज दोबारा क्रॉस कर पाता है कैश के लेवल पे, तभी जाके बैंक निफ्टी में बाय करना चाहिए। उसके ऊपर मुझे लगता है कि वो जो एक एक्सटेंड वर्जन ऑफ शॉर्ट कवरिंग है वो कंटिन्यू रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल बाय ऑन डिप्स की सलाह नहीं रहेगी, वेट एंड वॉच कीजिए। इसमें कंडीशनल बाय है 51,000 के ऊपर ही आप इसको बाय कीजिए। वहां पे मुझे लगता है 51,400 51,500 एक बार टेस्ट कर सकता है। और इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 50,600 55,500 इसी रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है। सो अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो एक बार रेजिस्टेंस तोड़ने की जरूर कोशिश करेगा। सो निफ्टी में क्लियर है बाय ऑन डिप्स, बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच। ठीक है, तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स, बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच फिलहाल जो है ये स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है। पर अब चलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे देख रहे हैं, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स से उनके स्टॉक कॉल्स जानते हैं। अंशुल गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आपका भी जो नज़रिया था वो निफ्टी पे पॉजिटिव ही था और अच्छी तरीके से मूव भी दिखा रहा है निफ्टी, पर इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे आपका व्यू बन रहा है? साथ ही साथ क्या ये सही समझे कि आज भी जो कॉल्स हैं दोनों ही बाय साइड के कॉल्स हैं? नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार सोनी जी। देखिए सृष्टि जी एक अपडेट दे देता हूँ एफआईआई के डेटा पे। लास्ट जब हम मंडे डिस्कस कर रहे थे तो फ्यूचर्स पे 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। वहां से हमको ये लग रहा था कि ओवरबॉट जोन में जाएंगे। अब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, और फ्यूचर प्लस ऑप्शन नेट डेटा पे देखें तो 2,86,000 कॉन्ट्रैक्ट से उठ के अब 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो अभी 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा होता है, ये अगर नेट नेट जीरो भी आता है तो जो टारगेट मंडे हमने डिस्कस किए थे 24,800 और 25,000, ये दोनों टारगेट प्रोबेबली टेस्ट होते हुए दिखेंगे फ्राइडे के पहले पहले तक। तो हम अभी भी बुलिश मान के चल रहे हैं मार्केट को। बैंक निफ्टी में 50,830 के ऊपर कल क्लोजिंग आ जाती तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हो जाता कि अब बैंक निफ्टी लीड लेना स्टार्ट करेगी। बट नॉनदलेस आज के सेशन में अगर हम 50,830 850 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो बैंक निफ्टी लीड लेना स्टार्ट करेगी। 51,600 टारगेट रहेगा। तो मार्केट में हम बुलिश है, इसलिए दोनों बाई कॉल रहेंगे। निफ्टी का एक सर्विसेज इंडेक्स है, वहां पे फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, तो उसी इंडेक्स में से दोनों स्टॉक बाई कॉल रहेंगे। पहला है डी मार्ट। डी मार्ट में बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है 32 महीने का, उसके बाद एक फ्लैगिश एक्शन है 20 डे मूविंग एवरेज पे, तो डी मार्ट बाई करना चाहिए 5,075 पे। 5,025 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5,150 ये इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल जो 32 महीने का बेस ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट 6,400 रुपए आ रहा है। तो जिसको भी 3 से 5 महीने का व्यू लेना है वो 6,400 का टारगेट पकड़े। जिसका एक हफ्ते का व्यू है उसके लिए 5,150 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है पिरामल इंटरप्राइजेस। खराब रिजल्ट में ब्रेकडाउन आया था, इमीडिएटली 180 डिग्री अगले दिन रिवर्सल किया और प्रमोटर्स ने भी बाइंग की है। तो प्रमोटर का अगर इतना कॉन्फिडेंस है स्टॉक पे तो हमारा भी होना चाहिए। 35 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट भी है, रीटेस्ट करके ऊपर चल रहा है, तो इस स्टॉक को 1,002 पे बाई करना चाहिए।
₹985 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1020 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 1020 निकलता है तो डेली चार्ट पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट रहेगा, फिर ये स्टॉक 1065 तक जाता हुआ दिखेगा। तो 1020 1065 के टारगेट के साथ लॉन्ग करना चाहिए। तो ये 2 बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। तो 2 बाय कॉल, पहला है डीमार्ट, जहाँ पे आज एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, तो उससे भी थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। उसको भी हम आपको सामने थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ है उस रिपोर्ट में। साथ ही साथ PEL, आपको याद होगा नतीजों के बाद एक भारी गिरावट देखने को मिली, पर ठीक अगले दिन ही उसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी थी, और हमने आपके लिए हाईलाइट भी किया था कि ये स्टॉक को आप रेडार पे ज़रूर रखिए। अब देखिए भरोसा और भी आता हुआ 1000 के पार निकला है। 1020 के टारगेट्स जो है यहाँ पे अंशुल के आ रहे हैं। 985 का स्टॉप लॉस लगाना है। पर सोनी, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे है? जी सृष्टि जी, मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा फार्मा स्पेस में से सन फार्मा। करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं, करीबन स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको प्लेस करना है 1745 का, टारगेट रहेगा 1790 1800। सन फार्मा में कल हमने देखा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे, और ये एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट भी माना जा रहा है, बिकॉज काफी टाइम से एक कंसोलिडेट कर रहा था इसी लेवल पे 1740 के सपोर्ट के साथ, और हायर साइड में 1760, तो बहुत शॉर्ट रेंज था, उसको क्रॉस किया है कल। और प्लस ओपन इंटरेस्ट में अनबाइंडिंग होते हुए नजर आई है कॉल के स्ट्राइक्स में, हायर स्ट्राइक्स में, तो एक इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पे राइटर्स एग्जिट करें पोजीशन, थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे नजर आ सकता है। सो इसलिए पहला पिक यहाँ पे रहेगा सन फार्मा। दूसरा पिक रहेगा कॉन्कॉर में। सो कॉन्कॉर में भी मुझे लगता है कि एक सिमिलर फॉर्मेशन बना हुआ है, जहाँ पे वो रेंज पे अभी प्ले कर रहा है 960 के एक अच्छे सपोर्ट के साथ, वहां पे होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली। कल एक रिवर्सल देखे हैं, और एक 1020 EMA हर्डल को आज मोस्ट लाइकली अगर क्रॉस करता है तो एक अपसाइड टुवर्ड्स 1010 1020 रेंज पे नजर आ सकता है। सो कॉन्कर पे आप बाय कर सकते हैं 980 81 के रेंज पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है 965 का, और आपका टारगेट रहेगा 1020। तो सोनी ने आपको दिया कंटेनर कॉरपोरेशन, इस पे ध्यान रखने वाला शेयर है। ये जैसे 1000 के करीब आता है ना, तो इसके अंदर भी दम आने लगता है। आप इसका टारगेट देखिएगा 1010 है, और स्टॉप लॉस है 965 का। सन फार्मा भी सोनी की तरफ से दिया गया कॉल है, एक बार ज़रा वो भी स्क्रीन पे लेके आइए। डिफेंसिव कम एग्रेसिव का बेहतरीन कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। फार्मास्यूटिकल की कंपनी, 1 महीने का इसका 1 महीने का चार्ट आप दिखा सकते हो, 1 महीने का चार्ट भी दिखाना, ज़रा 3 महीने का चार्ट भी दिखाना सन फार्मा को, थोड़ा आपको उससे आइडिया लग जाएगा। देखिए सन फार्मा ने, चाहे बाजार के अंदर कोई भी उथल पुथल क्यों ना रही हो, इसने कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। ये मंथली रिटर्न 11% का, मंथली रिटर्न बता रहा हूँ, 3 महीने का 18% है। लेके आना जरा 6 महीने का भी चार्ट, 6 महीने का भी चार्ट दिखाओ आप, 6 मंथ्स, तो 3 मंथ 6 मंथ्स 13%, 3 मंथ 1 मंथ, ठीक। तो कुल मिला के आपको कहीं भी आप किसी भी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में रखोगे, इस शेयर को अगर आप लेके बैठे हो तो धीरे धीरे करके आपके पास प्रॉफिट आया है, और बहुत अच्छे लेवल पे आए हैं, ठीक है। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं रिग्रेसली स्टॉप लॉस लगा के कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपको सोनी ने दे दिया, वो है 1745 का। 2 शेयर हो गए सोनी के। अंशुल जैन के शेयर पे आते हैं। डी मार्ट टिपिकली एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। कल मैं अपनी शीट में जो ब्रेकआउट वाले शेयर उसमें डी मार्ट को ऐड कर रहा था, फिर मेरे को लगा नहीं शेयर थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए डी मार्ट को छोड़ देते, हमने डी मार्ट को छोड़ दिया। लेकिन पिरामिल एंटरप्राइज हम लगातार आपको बताते रहे हैं, और पिरामिल एंटरप्राइज पे एक रिपोर्ट आई थी, उस दिन शेयर 10% टूटा, अगले दिन 7% से ठीक हो गया। कल फिर से उसने वही नंबर्स दिखा दिया जिस नंबर पे आके स्ट्रेंथ आती है, और ये पूरा पूरा एक हफ्ते के अंदर हुआ है। 1000 का लेवल एक बार जरा दिखा सकते हैं इसका वीकली चार्ट, वीकली या 10 दिन का पिरामिल एंटरप्राइज का, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये शेयर कैसे 1000 की रेंज से बाहर निकल के टूट के गया, 900 के भी नीचे पहुंचा, और रिवर्सल भी वी शेप ही मिला, और रिवर्सल भी वैसे ही आया है। तो पिरामिल एंटरप्राइजेस 1020 का वापस से टारगेट मिला, 985 का स्टॉप लॉस है। ध्यान रखा जाए, जब बाजार में शेयर गिरा था तब प्रमोटर ने भी कुछ शेयर लिए थे, उसकी क्वांटिटी करीब 6 लाख शेयरों की थी। तो पिरामिल एंटरप्राइजेस और डी मार्ट, ये अंशुल जैन की तरफ से आपको 2 शेयर और दे दिए गए हैं। तो चारों शेयरों के पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग है, कुछ ना कुछ रीजंस के साथ में आपको दिए गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इटिना स्वदेश को आप एग्रेसिवली देखते रहिए। आपको क्या 20 शेयर चाहिए? 20 शेयर में तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। आपको 4 शेयर चाहिए अच्छे, चारों शेयर आपकी स्क्रीन पर है, और सारे अच्छे शेयर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आप जरा शरद को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। शरद आपको बताने वाले खबरों वाले शेयर्स और कुछ अहम ट्रिगर्स जो मार्केट के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। शरद गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आप प्लीज़।
गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो ऑफकोर्स सबसे पहले जो है ब्लॉक डील्स पे फोकस रहेगा बाजार का। यहाँ पे दो बड़े ब्लॉक डील्स हो सकते हैं आज। सबसे पहले सायंट डीएलएम, यहाँ पे प्रमोटर सायंट जो है लगभग 14.5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं ओपन मार्केट के जरिए। ऑलमोस्ट 861 करोड़ रुपीस का है। फ्लो प्राइस लगभग 5% डिस्काउंट का है। और अगर बात करें तो ओवरऑल प्रमोटर का जो स्टेक है वो घट के जो है ऑलमोस्ट 52% हो जाएगा। दूसरा ब्लॉक डील हो सकता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। यहाँ पे जनरल अटलांटिक जो है कंप्लीट एग्जिट ले सकते हैं। 5% की स्टेक की बिकवाली हो सकती है जिसका वैल्यू 1000 करोड़ के ऊपर है। फ्लो प्राइस 4% डिस्काउंट पे है। और हाल ही में याद रखिएगा 30 जून को कार्लाइल, एक बड़ी पी प्लेयर है, उन्होंने भी लगभग 13% स्टेक की बिकवाली की थी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, जिसका कुल वैल्यू 2500 करोड़ के ऊपर था। GETND MNC कंपनी है। यहाँ पे उनके प्रमोटर ग्रुप ने जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि छोटी हिस्सेदारी वो बेच सकते हैं ओपन मार्केट में ताकि उनकी होल्डिंग स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो जाए। अभी ये दोनों प्रमोटर एंटिटीज़ लगभग 75% स्टेक होल्ड करते हैं। LNT के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया और GST शो कॉज नोटिस को सेट असाइड कर दिया। लगभग 2200 करोड़ का ये नोटिस था, तो सेंटिमेंटली ये पॉजिटिव है। पेट्रोनेट LNG भी फोकस में रहेगा। इनका लगभग 15 साल का एक नया गैस सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है श्रीलंकन कंपनी LTL होल्डिंग्स के साथ। एनालिस्ट का मानना है कि EPS में जो है थोड़ी सी माइल्ड पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। लगभग 2% का इंक्रीमेंट आ सकता है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑफकोर्स IPO के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट डबलिंग हो गई थी और कल थोड़ी करेक्शन आई थी, लेकिन कंपनी को जो है उनके 2 स्कूटर वेरिएंट्स को ऑटो PLI सर्टिफिकेशन मिल गया है। कंपनी का कहना है उनके प्रेस रिलीज़ में कि एकमात्र कंपनी है जहाँ पे उनके 4 प्रोडक्ट प्रीमियम और मास सेगमेंट दोनों ही सेगमेंट्स में ऑटो की PLI सर्टिफिकेशन मिली है। इसके अलावा जो है ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप में भी जो है S&P ग्लोबल की अपग्रेड्स देखने मिले थे। तो लार्जली मार्केट में जो है न्यूज़ फ्लोज थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन ब्लॉक डील ज़्यादा चल रहे हैं। और ऑफ कोर्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की भी बात चल रही है। और PE एग्जिट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा, यहाँ पे जो है सेलिंग देखने मिल रही है। पिछले हफ्ते भी देखने मिली और अभी भी देखने मिल रही है। और खबर भी आ रही है कि अगले हफ्ते भी बड़े डील्स हो सकते हैं। ठीक है शरद, बढ़िया, आपने अच्छे से सारी खबरों को बता दिया। हालांकि खबरें थोड़ी कम है बट फिर भी काम की खबरें हैं। सारी की सारी शेयर्स पे इम्पैक्ट डालने वाली खबरें मैं बोलूँगा। PNB हाउसिंग वाली न्यूज़ को एक बार वापस से लेके आना और एक बार ज़रा समझते हैं सोनी पटनायक से। सोनी, एक बार ज़रा PNB के चार्ट आप खोल लीजिए और ज़रा देखिए इसके अंदर क्या आपको कोई ट्रेड वगैरह बनता है। इसमें आज एक डील लगनी है, ब्लॉक लगेगा और वो ठीक ठाक सा ब्लॉक है, शायद 4% इक्विटी का है। एक बार ज़रा दिखा रहा और डिस्काउंटिंग पे भी है, वो 5% हिस्सेदारी बेचने का है। ठीक है, और डिस्काउंटिंग पे भी होगा। एक बार जरा दिखाइएगा, 1033 करोड़ की हिस्सेदारी 4.4% डिस्काउंट पे है। यस मैम। तो मान के चलता हूँ मैं मान के चलता हूँ कि 2 से 2.5% ये थोड़ा नीचे खुलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, तो 2 से 2.5% का कहने का मतलब है कि 800 का शेयर है तो 40 रुपये नीचे खुलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलो, क्या करना चाहिए उसके बाद? डिम्पी जी, यहाँ पे हम देखेंगे अगर करीबन मानते हैं कि 4-5% डाउन ओपन होता है, इन केस दैट हैपेंस, तो एक 200 EMA जहाँ पे प्लेस्ड है 765 के अराउंड, तो वहीं पे मुझे लगता है सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। तो अगर सपोर्ट वो होल्ड करता है तो बाउंस कर सकता है फ्रॉम दोज लेवल्स। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, टुवर्ड 740 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा इसमें पेशेंटली वेट एंड वॉच कीजिए। 765 सपोर्ट काफी क्रूशियल है, उसको वो लेवल को अगर ब्रीच करता है तो 740 की तरफ जा सकता है। अगर बाउंस करता है तो वहां से मुझे लगता है कि फ्रॉम 765 अगेन 780-85 इसी रेंज में थोड़ा सा ट्रेड कर सकता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच की सलाह है। ठीक है, हमने लगा दिया मैम स्टैंपिंग वेट एंड वॉच की। तो हम कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट आज PNB हाउसिंग के साथ नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपसे बोल रहा हूँ 2-2.5% डिस्काउंट के साथ खुल सकता है, लेकिन मेरा ऐसा कैलकुलेशन में मेरे को ज़रा दिख नहीं रहा। देखते हैं, एक बार पहले ओपनिंग होने देते हैं, इसकी डील को लगने देते हैं, देखते हैं भी कितने गैप के साथ खुल रहा है। और जैसे ऑलरेडी सोनी ने आपको बता भी दिया सारे लेवल्स के हिसाब से कि अगर एक ज़्यादा तेज़ फॉल आए तो इसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, क्योंकि वे ड्रैग डाउन और भी बढ़ा सकता है ये। ठीक, तो हमने एक स्टैंपिंग कर दिया आपके लिए वेट एंड वॉच वाली। आगे बढ़ते हैं, जरा टाटा ग्रुप के शेयर्स भी दिखाइएगा सारे। टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर, खासकर तीनों शेयर्स। इन तीनों शेयरों में अंशुल मेरे को अगर एक शेयर प्लस करना है तो कौन सा करूं? टाटा मोटर्स, टाटा स्टील या फिर टाटा केमिकल? देखिए, एनी डे डिम्पी जी, टाटा मोटर्स ब्रेकआउट कैंडिडेट है। इसमें बढ़िया बेस ब्रेकआउट आया है, 1065 के ऊपर स्टॉक सस्टेन भी कर रहा है, फील्ड लो भी दिया है, तो वीक लॉन्ग शेकआउट है और एग्रेसिव शॉर्ट्स ट्रैप्ड है।
तो ये कहीं भी या तो ब्रेकआउट दे दे कल के हाई के ऊपर 1098 या नीचे में डिप पे 20 डे मूविंग एवरेज और ब्रेकआउट 1065 पे था, वहां पे मिल जाए तो दोनों केस में बाइंग करना चाहिए। पहला टारगेट ऑल टाइम हाई का रहेगा 1179 का जो बना था, और उसके ऊपर निकलता है तो 1240 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो एनी डे टाटा ग्रुप में टाटा मोटर्स बेस्ट कैंडिडेट लग रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। ये जैसे कहते हैं ना, थोड़ा मौका मिले तो तुरंत शेयर को खरीदने वाला शेयर हो सकता है ये। इसलिए हमने स्टॉप लॉस की स्टैंपिंग और बकायदा टारगेट के लेवल्स भी आपके लिए लिखवा दिया है, तो ये आप इसको बाय कर सकते हैं। टाटा मोटर्स को मैंने देखिए 3 शेयरों का ऑप्शन दिया था, सर ने बाय डिफ़ॉल्ट ही टाटा मोटर्स चुन लिया, और खबर भी थी, खबर भी हमने बैक टू बैक आपके लिए चलवा दी है। अब एक काम करते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपके सामने रख देते हैं। वरुण दुबे मेरे सहयोगी हैं, वो आपके सामने सारी रिपोर्ट्स रखेंगे, फिर एक एक करके उन रिपोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा एनालिसिस करवा लेंगे एक्सपर्ट से। वरुण, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग डिब्बी। तो शुरुआत करूंगा एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट के साथ, और यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 6,000 रुपये के प्राइस टारगेट जो है इन्होंने इंटैक्ट रखे हैं। बेसिकली इन्होंने इस कंपनी के कुछ स्टोर्स को विजिट किया, चैनल चेक किया, और इनका चैनल चेक बताता है कि ओवरऑल डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फुटफॉल्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। इनके जो प्राइवेट लेबल्स ग्रोसरी है वहाँ पे काफ़ी अच्छा फोकस देखने मिल रहा है। तो एक अच्छी रिपोर्ट है यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट पे। वरुण बेवरेजेस बोफा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है 1840 के प्राइस टारगेट के साथ। कंज्यूमर स्पेस में अगर आप देखेंगे तो ये इनका प्रेफर्ड पिक है, और इनका कहना है कि जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है इस कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आगे ग्रोथ विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी बेहतर है, और इस कंपनी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो इस कंपनी के वैल्यूएशंस को सपोर्ट करती है। इसके लिए खरीदारी की सलाह 1840 के टारगेट के साथ। SJVN पे गोल्डमैन की एक रिपोर्ट है, यहाँ पे बिकवाली की सलाह बरकरार रखी है। हालांकि प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, लेकिन प्राइस टारगेट में भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। 75 से बढ़ा के 85 किया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट आधा है। इनका कहना है कि जो RE पोटेंशियल मोनेटाइजेशन है वो इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन कुछ इनके पावर प्लांट्स है जो कि डिले हो रहे हैं, वो एक दिक्कत की बात है, और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इनको अनफेवरेबल लगता है इस काउंटर का। इसके लिए अभी भी सेल की रिपोर्ट है। आखिर में साइंट पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल है, प्राइस टारगेट 2100 का किया है। इनका कहना है कि जो कंपनी डाइवर्स कर रही है DLM कारोबार में 14.5% के आसपास का, उसके जो प्रोसीड्स यानी कि उससे जो पैसा मिलेगा वो सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ डेट का कहीं ना कहीं भुगतान करने के लिए कंपनी करेगी। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है इनको ये कंपनी, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना जो डेट है उसको ये काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए 2100 रुपये के प्राइस टारगेट जो है वो साइंट पे JP मॉर्गन दे रहा है। या वरुण, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए तो ये कुछ तमाम स्टॉक्स जहाँ पे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है, इसमें से एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो हम जिक्र कर रहे थे वो अंशुल जैन की पिक भी है। टेक्निकल फ्रंट पे उनको पसंद आ रहा है, पर आप देखिए तो यहाँ पे UBS की बुलिश रिपोर्ट है, 6,000 के टारगेट्स दे रहे हैं UBS के, और टेक्निकली भी जो सेटअप है वो अच्छा दिख रहा है। पर चलिए कुछ और काउंटर्स पर भी चर्चा कर लेते हैं, और साइंट भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि साइंट DLM जो कि हाल फिलहाल की लिस्टिंग थी उसमें वो 14.5% अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और अंशुल, एक बार साइंट का चार्ट चेक दीजिए। हालांकि 1930 के ऊपर तो निकलेगा, पर पिछले 4 दिनों में ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखने को मिली है। 1700 का शेयर 1950 हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको स्टॉक में? क्या ये एक प्रीएम्प्टिव मूव माना जाए? और साथ ही जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, जिन्होंने इस मूव में पार्टिसिपेट अगर किया हो, तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ये आपको याद होगा कि IT में हम रेगुलरली जो टॉपिक्स देते आ रहे थे उसमें साइंट, परसिस्टेंट और इन्फोसिस था। साइंट में वीकली चार्ट पे एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है, तो ये जस्ट मूव की शुरुआत है। यहाँ पे 1950 के ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, इसका दिसंबर 2023 का जो हाई था 2435, ये टारगेट इमीडिएटली निकल के आएगा। और ओवरऑल ये स्टॉक अगर 12 महीने के प्रोस्पेक्टिव से पकड़ के चलते हैं तो वीकली चार्ट पे काफी बुलिश है। 2900 तक के टारगेट हमको दिख रहे हैं, और कंटिन्यूअसली इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो रही है। तो इसीलिए ये हमारे टॉपिक में है IT स्पेस से 2400 रुपये इमीडिएट टारगेट रहेगा, और अगर थोड़ा सा समय लंबा देते हैं तो फिर 2900 रुपये तक ये स्टॉक आराम से आता हुआ दिखेगा। ठीक है अंशुल, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाना है? देखिए इमीडिएट स्टॉप लॉस चूंकि 3 दिन में चला है तो थोड़ा सा डीप होगा। 1800 रुपए एक इमीडिएट सपोर्ट है। 1800 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। अगर 1800 का स्टॉप लॉस भी लगाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड 2400 के लिहाज से भी बहुत अच्छा बनता है।
ठीक है। तो ये देखिए स्टॉप लॉस और साथ ही टारगेट्स जो हैं आपकी स्क्रीन पे दे दिए गए हैं। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है 1800 का, साथ ही टारगेट्स जो हैं बड़े निकल कर आ रहे हैं। तो साइंट पे एक बाय कॉल आती हुई अंशुल की तरफ से, साथ ही खबरों के दम पे भी ये फोकस में रहेगा। पर दूसरा एक स्टॉक है सोनी, इस पे आप चार्ट चेक दीजिए, वो है HG इंफ्रा। हालांकि थोड़ा ऊपरी स्तरों से पिछले 3-4 हफ्तों में करेक्ट ज़रूर हुआ है, पर कल जो है इसमें जो भी ब्लॉक डील्स हुई उसमें कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज ने हिस्सेदारी खरीदी। आदित्य बिरला सन लाइफ, टाटा म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, इन सभी ने जो है इसमें शेयर्स खरीदे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको चार्ट पे सोनी? HG इंफ्रा कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है अपने मूविंग एवरेजेस पे, पर क्या यहाँ से एक बाउंस की उम्मीद करें? सृष्टि जी, कल जो एक हाई उसने देखा था टुवर्ड 1665, क्लोज उसने जो दिया है वो 2050 EMA के एकदम करीब, एकदम उसी लेवल पे क्लोज दिया है। सो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर वो लेवल्स दोबारा क्रॉस हो पाता है, यानी कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम 1620-25 आज इंट्राडे में क्रॉस हो पाता है, तो मुझे लगता है कि आपको अपसाइड दिखेगा टुवर्ड 1720 के लेवल्स तक। सो इम्पोर्टेंट रहेगा थोड़ा सा फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ये वॉच करने के लिए कि इमीडिएट बेसिस पे 1620-25 रेजिस्टेंस को अगर निकाल पाता है, तो मुझे लगता है कि अपसाइड कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड 1700-1725, और वहां पे आपका जो सपोर्ट बनेगा वो आपका 1590 के पास सपोर्ट बन जाएगा। तो ये राय HG इंफ्रा पे। पर सोनी, क्योंकि आप कुछ फार्मा काउंटर्स ट्रैक कर रही थी, एक स्टॉक जिस पे आपसे राय चाहिए वो है डिवीज़ लैब। वो इसलिए क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांगली एक अपमूव दिखा रहा था, पर पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा तो ये सुधरा है। पर क्या फिर से एक अप ट्रेंड इसमें रिज्यूम होता हुआ दिख सकता है सोनी? क्या डिवीज़ लैब में कोई ट्रेड मौजूदा स्तरों पे? जी देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक रिवर्सल आया है डिवीज में, जो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। सो करंट लेवल से हम देखेंगे तो 4620 पे एक अच्छा सपोर्ट था, उस सपोर्ट को होल्ड करते हुए रिवर्सल आया है पहली बात। सो आज के लिए 4750 को क्रॉस करता है तो टुवर्ड्स 4790 और 4820 ये लेवल्स, ये रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो सर्टनली यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, और इमीडिएट बेसिस पे आपको 4660 पे सपोर्ट स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो अगर क्रॉस करेगा 4750 तो वहां पे आपको एक्सटेंडेड टारगेट्स 4790, 4820 पे मिलेंगे। 50 यानी मौजूदा स्तरों से करीब 25-27 रुपए ऊपर निकले और सस्टेन करे, तो फिर आने वाले 30-40 पॉइंट्स के लिए आप एक इसमें मूव देख सकते हैं। तो इस पे भी आप ध्यान ज़रूर रखें। पर चलिए इस बीच स्वागत करते हैं राहुल शाह का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही राहुल घोष भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और राहुल, मिस्टर शाह, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप फाइनेंशियल स्पेस में जो मूव आ रहा है, एक रिज्यूम मूव हम देख रहे हैं, क्योंकि कई समय से नतीजों के बाद भी थोड़े से फाइनेंशियल्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, पर कल जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला, क्या आपको लगता है कि अब नियर टर्म में फाइनेंशियल्स का टाइम आ चुका है? और आपकी टॉप बेट्स इस स्पेस में से कौन सी रहेंगी राहुल? राहुल शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, शायद राहुल आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को ठीक करने की, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में सपोर्ट भरपूर है। आज देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। पर हमारे साथ राहुल घोष भी हैं, आइए उनसे कुछ एक काउंटर्स पे समझते हैं। और राहुल, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स हैं उनमें भी एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिला है। देखिए SBI लाइफ, HDFC लाइफ कल निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। इन दोनों में से ही अगर किसी एक का चुनाव करना हो तो कौन सा होगा राहुल? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आउट ऑफ द टू SBI लाइफ प्रेफर्ड रहेगा। इवन आज 1770 के ऊपर लॉन्ग किया जा सकता है। आई रिपीट, 1770 के ऊपर लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 1730 पे रख सकते हैं और लॉन्ग साइड के लिए प्ले किया जा सकता है। 2 पॉइंट खाऊंगा SBI लाइफ के लिए, क्यों ये बेटर पिक है। एक तो एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से कल ब्रेकआउट आया है जो अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। दूसरा, आप वीकली चार्ट पे भी नोटिस करेंगे तो कोई रेजिस्टेंस या सप्लाई पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए ये एक प्रेफर्ड बेट रहेगा।
तो SBI लाइफ ये एक प्रेफर्ड बेट है। कल 5.5% की तेज़ी इस काउंटर ने दिखाई थी। आज देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम होता है, पर दोनों ही काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, तो इन पे फोकस ज़रूर बना के रखिए। आज एक बर्नस्टीन की रिपोर्ट भी है जो कि जितने भी फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए उनको फेवरेबल मान रही है, और साथ ही HDFC लाइफ और SBI लाइफ उनकी टॉप बेट्स में भी शामिल हैं। पर राहुल, आपसे समझना चाहेंगे आज आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं? तो दोनों कॉल्स लॉन्ग साइड की तरफ है। एक है TCS और दूसरा है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1450 का, टारगेट होगा 1650 और 1700 रिस्पेक्टिवली। दूसरा है TCS। TCS कल एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था आफ्टर अ स्टेलर रैली, और IT में मैं कहता आया हूं फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स की बेयर मार्केट IT में खत्म हो गया है, और ऑन द कॉन्ट्ररी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा 2024 के लिए। तो TCS लॉन्ग कर सकते हैं 4550 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा 4500 का और टारगेट होगा इसका 4610 का। यस, लॉन्ग कर सकते हैं। आज देखिए, अगर कुछ सेक्टर्स का आपको चुनाव करना है तो फार्मा स्पेस आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है कि डिफेंसिव जो हैं फिर से फ्लेवर में आते हुए दिखे, पर साथ ही कुछ IT स्पेस पे भी अगर आपको एक्सपोजर रखना है तो TCS एक प्रेफर्ड पिक हो सकता है। काउंटर्स पे नज़र डालें तो आज टेक महिंद्रा भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे CLSA का एक डाउनग्रेड आया है। उन्होंने आउट परफॉर्म से रेटिंग डाउनग्रेड करके अब होल्ड की कर दी है, और जिस तरीके की ज़बरदस्त रैली हमने टेक महिंद्रा में देखी है, क्योंकि अब साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें 26% के रिटर्न्स टेक महिंद्रा ने दिखाए हैं, वहाँ पे अब इनको जो है थोड़ा सा लग रहा है कि जो रैली है वो थोड़ी स्ट्रेच्ड ज़रूर हो गई है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो कि पूरा आउटलुक है, क्योंकि अब देखिए टेक महिंद्रा 5G में उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, और CLSA का मानना है जितने भी 5G रोल आउट्स हो रहे हैं वो उनमें अभी भी वक्त है। तो ऐसे में बेनिफिशरी जो हो सकता है टेक महिंद्रा वो ज़रूर होगा, पर ये जो इसको बेनिफिट होगा उसको आने में थोड़ा समय ज़रूर है, और इसके चलते उन्होंने डाउनग्रेड किया है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जहां पे उनके डाउन, ये समझते हैं कि टेक महिंद्रा चार्ट्स पे कैसा लग रहा है। और अंशुल, आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टॉक 2 से 3 दिनों में थोड़ी मजबूती ज़रूर दिखा रहा था, क्या जहाँ पे वीकनेस आ सकती है, और अगर आएगी तो कहाँ पे ये एक बेस बनाता हुआ दिखेगा ये स्टॉक? देखिए सृष्टि जी, इसका चार्ट और CNX IT का चार्ट लगभग सिमिलर है, यानी CNX IT को परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, बल्कि थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। तो ऑन द डिप्स फिलहाल 1574 पे मेजर सपोर्ट है, यहाँ तक डिप मिलती है तो लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। ऊपर में जो स्विंग हाई था 1660 का, ये बना था दिसंबर 2021 में, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है, और उसके ऊपर निकलता है तो मंथली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके ब्रेकआउट देगा। तो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म है, 1660 इमीडिएट टारगेट है, 1574 के अराउंड बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ये एक लेवल आप ध्यान रखिए, अगर वहाँ पे मिलता है तो आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि आप देखिए कई सारे IT काउंटर्स जो हैं वो अच्छा मूव दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले राहुल घोष की पिक जो थी वो IT मेजर TCS पे थी, तो जो व्यू है वो IT स्पेस में पॉजिटिव ही है। इसके अलावा अंशुल, एक बार आपसे HPCL पे भी अपडेट लेना था, क्योंकि देखिए क्रूड में जो मूवमेंट था वो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पकड़ा, ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्टिव थे, और HPCL कल 400 के भी पार निकला। मुझे याद है जब आपने कॉल दी थी उसी दिन टारगेट हिट हो गया था, पर कल भी ये 400 के पार कुछ समय के लिए निकला। अभी भी आप कैसे देख रहे हैं HPCL को चार्ट्स पे अंशुल, वहाँ से जुड़ा कोई अपडेट? ये जो अपमूव था, इसलिए कल ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग आई थी, बट 1-2 दिन कंसोलिडेट करके ये स्टॉक वापस से चलेगा, क्योंकि पैटर्न जो 123 दिन का ब्रेकआउट था ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। तो कहीं भी 390 393 ये एक बेस्ट बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस 380 का क्लोजिंग बेसिस पे लगा सकते हैं। ऊपर में 440 और 490 का स्विंग बेसिस पे टारगेट मिलता हुआ दिखेगा। मेरे एक्टिव रेडार पे है, 1-2 दिन अगर इनसाइड बार या टाइट रेंज कैंडल्स मिल जाती हैं तो ब्रेकआउट पे फिर बाई बनेगा ये स्टॉक। कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद एक फेवरेबल मूव के लिए शायद हो सकता है HPCL तैयार हो। पर कुछ एक पावर से रिलेटेड काउंटर्स भी कल अच्छा मूव दिखा रहे थे। टोरेंट पावर जैसे काउंटर्स 6 से 7% की तेज़ी थी, पर इसी क्षेत्र से फाइनेंशियल से जुड़ी जो कंपनी है PFC RAC, कल वो भी अच्छे मूव और डे हाई पे क्लोज हुए हैं दोनों ही स्टॉक्स। PFC देखिए लगभग 3% तेज़ है,
एक बार सोनी क्विकली आप पीएफसी पे अपडेट दे पाएंगी कि क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड बनता है? कल पीएफसी का क्लोज काफी अच्छा आया है, रेंज ब्रेकआउट करके क्लोज दिया है। सो करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 500 का एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, 500 सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कीजिए और पहला टारगेट यहाँ पे बनेगा आपका 540। दूसरा टारगेट अगर इसको सस्टेन करता है 540 के ऊपर तो डेफिनेटली 550 55 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो करंट लेवल से बाय बनता है 500 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ बेहतर स्टॉक्स आपके सामने रखने की, और इन्हीं स्टॉक्स के अंदर हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसको हम कहते हैं ब्रेकआउट सीरीज़। और इस ब्रेकआउट सीरीज़ के अंदर हमने काफ़ी अच्छे शेयर्स आपके सामने रखे हैं, और हमें खुशी इस चीज़ की है कि हमारे एक्सपर्ट्स बहुत ही मतलब रिग्रेसली और बहुत ही ब्लंटली उस चीज़ पे फैसला लेते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो सिर्फ डाटा और चार्ट आपके सामने रखते हैं, फैसला हम एक्सपर्ट्स पे छोड़ देते हैं, और लेना और नहीं लेना उस शेयर को वो भी आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि इन पूरी रोज़ के आपाधापी से बचकर कुछ एक ऐसे शेयर्स आपके लिए ढूंढ ढूंढ के निकाल दिए जाएं जहां पे टिपिकली अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और बड़ा पैसा आपको बना के दे सकते हैं, उसका बेनिफिट उठाइएगा। इसमें से कई शेयर्स हमने आपको टाइमली नोटिस भी कराए। एसबीआई लाइफ भी उसी कैटेगरी में से एक दिया गया शेयर था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो शेयर हमने निकाला, एक्चुअली मैं आज 2 शेयर ढूंढ रहा था, बट दूसरे शेयर पे मेरा कन्विक्शन थोड़ा कम है, लेकिन पहले पे कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा कन्विक्शन वाले शेयर पे मैं पहले बात कर लेता हूँ। और अंशुल जैन, आप भी शेयर को देख लीजिएगा अच्छे से और ज़रा फिर हमको गाइड कीजिएगा क्या करना है। दूसरा शेयर हम फिर सोनी पटनायक से पता करेंगे एक बार। पहले आपकी जो स्क्रीन पर आएगा उस शेयर का नाम है साइंट लिमिटेड। एक बार ज़रा दिखाइएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का एक बढ़िया सा, एक अच्छा सा ब्रेकआउट हो रहा है। कल की कैंडल काफ़ी अच्छी है और वॉल्यूम के साथ आई हुई कैंडल है। ये हमने डेली चार्ट आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इन सभी रेजिस्टेंसेस का एक सिंगल दो, इनफैक्ट एक कल की कैंडल नहीं, अगर आप पिछले 3 दिन से भी देखेंगे तो 3 दिन से बैक टू बैक अच्छी कैंडल्स आपको बन रही है, और ये वॉल्यूम बैक्ड है, यानी कि सिर्फ खोखली कैंडल्स नहीं है, शेलो कैंडल्स नहीं है, ये वॉल्यूम बैक्ड है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, जो मैंने अभी आपके सामने आपके स्क्रीन पर डाल दिया है, तो ये एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अगर सिर्फ पुल बैक करने पे भी आया तो आज ये शेयर 2000 से नीचे का है और एक 2100, 2200, 2300 तक भी जाने की कैपेसिटी रखता है। चलिए, मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं भी लेता, मैं ये भी मान लेता हूँ कि 2000 के शेयर पर हमको सिर्फ 10% भी मिलता है, सिर्फ 200 रुपये भी मिल जाए तब भी हमारा काम हो जाएगा। 10% कम नहीं होते हैं। तो क्या इस 10% के प्रॉफिट के लिए हमको साइंट को प्लस करना चाहिए? ये इसका डेली चार्ट है। मैं आपको होगा तो मैं आपको वीकली चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, वो भी आप देखेंगे तो आपको उसमें और थोड़ा क्लियर विजन दिखेगा। ये देखिए, इस पूरे चैनल को हम इस समय फाइनल कर रहे हैं और लास्ट के 2 वीक से ये अपने आप को शेयर बड़ी कैंडल्स क्रिएट कर रहा है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैंडल्स, जो कि कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन का सबसे पहला सूचक होता है। एंड बैक्ड बाय द वॉल्यूम है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी इसके अंदर आया है। इसलिए अंशुल जैन से एक बार समझ लेते हैं, क्या हमें 10% कमाने के लिए साइंट में उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? अंशुल। देखिए डिम्पी जी, जहां आपके चार्ट पे लास्ट टच आया है फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, वहां से आप देखें तो वीकली चार्ट पे डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट है। तो इस स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई जो था 2400 रुपए का, यही पहला टारगेट बनता है। और ये स्विंग बेसिस पे टारगेट बनेगा, तो 10% से थोड़ा सा ऊपर खिंच जाएगा वो, तो बेटर है आप 2400 तक के लिए प्ले करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में। यहाँ से केवल 1800 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बनेगा, यानी 134 रुपए, और ऊपर लगभग 450 रुपए से ज्यादा के टारगेट मिल रहे हैं। तो इस स्टॉक को बिल्कुल प्ले करना चाहिए। थोड़ा सा रिस्क अपने हिसाब से लीजिए, क्वांटिटी मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि कितनी क्वांटिटी आपको लेना है। बट 1800 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से लेते हैं तो हाई लाइकली है कि 1.5 से 2 महीने में आपको ये स्टॉक 2400 रुपए का टारगेट दे देगा। उसके ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आएगा, बट वो हम तब डिस्कस करेंगे जब 2400 के आसपास आके ये सस्टेन करने लगेगा। ठीक है, डन सर। तो आपके लेवल्स जो आप हमको बोल रहे हैं वो लेवल्स हमने आपके लिए नोट भी करवा दी है। 1800 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। फिलहाल आप 2400 का टारगेट है। देखिए, जाने के लिए अपने पास 1 से 150 रुपये आई है और आने के लिए यहाँ से कम तो 400 से 500 रुपये है अपने पास। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है। शेयर का चार्ट हमने दिखा दिया और हम फिर से आपसे रिपीट करते हैं बार बार उसी बात को कि ज़रूरी नहीं है कि हमने आपको बताया तो आपको ख़रीदना है। ये शेयर की फ़ोटो खींच लीजिए, हमारी कन्वर्सेशन को नोट कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, अपने सॉफ्टवेयर पर डालिए, अपने एल्गो ट्रेड पे डालिए, अपनी बैलेंस शीट्स चेक कीजिए,
आपने जो भी एडवाइजर्स हैं उनके सामने बात रखें कि देखिए 18 ऑफ स्वदेश पे ये बात हुई थी, ये चर्चा हुई थी, ये स्टॉप लॉस और टारगेट किसी गेस्ट ने हमको दिया है, क्या हमको लेना चाहिए। अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं शेयर पे मेरा कन्विक्शन बैठता है, देन फिर आप उस शेयर के अंदर एंट्री कर सकते हो। हमारी प्रोसेस सिर्फ इस पूरी सीरीज़ की यही है कि हम आपके सामने अच्छे अच्छे शेयर छांट के आपके सामने रखें, ताकि आपकी थोड़ी मेहनत कम हो जाए और अच्छे शेयर पोर्टफोलियो में आपके पास आ जाए। दूसरा शेयर मेरी लिस्ट में है, बट मेरा उस पर कन्विक्शन कम है। मैं आई रिपीट माई वर्ड, उस पर मेरा कन्विक्शन कम है, क्योंकि मेरे पास 2 शेयर लेने होते हैं, तो मेरे को दूसरा शेयर फिर से फ्यूचर्स का लेना पड़ रहा है, और उसमें मेरे पास है वोल्टास का शेयर। एक बार मैं आपकी स्क्रीन पर वोल्टास के सारे चार्ट्स भी दिखा देता हूँ, आप उसको ज़रा नोटिस कीजिएगा। ये सोनी पटनायक से एक बार ज़रा हेल्प करवा लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। पहले मैं आपको ज़रा डेली चार्ट लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पर। 2-4 दिन से इसमें अच्छा वॉल्यूम बना है, उस वॉल्यूम को एग्जैक्टली 50 दिन की एवरेज से चला है। अगर आप देखेंगे ना, तो मैं आपके स्क्रीन पर देखिए मार्क भी करके दिखाता हूँ। ये 50 दिन सपोर्ट, ये 50 दिन का सपोर्ट, उसके और एक बड़ा मूव आता है, 50 दिन फिर सपोर्ट, फिर 50 दिन फिर बड़ा मूव की तैयारी कर रहा है। ये क्या और भी चल सकता है? मेरा कन्विक्शन इस पर 60-40 का है। 60% चल सकता है, 40% मेरे को लगता है कहीं मार्केट अगर कहीं भी रुक गया, साइडवेज हो गया, तो ये उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा और साइडवेज हो सकता है। इसलिए मैं आधे अधूरे मन से ये शेयर आपके सामने रख रहा हूँ। सोनी पटनायक अपने पूरे मन से इसको बता देंगी कि क्या करना क्या नहीं करना। सोनी पटनायक, हमारे पास ज़्यादा बोलने के लिए इस शेयर में कुछ है नहीं, हमने इसको छांटा, अपने हिसाब से देखा है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें हमको थोड़ी एब्सेंट भी दिख रही हैं। तो आप जरा देख के बताइए क्या करना चाहिए। डिम्पी जी, वोल्टास में डेली चार्ट्स पे एक चैनल पैटर्न का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है डेफिनेटली, और कल उसके ऊपर क्लोज भी दिया है वॉल्यूम के साथ। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस चेन को थोड़ा एनालाइज करें तो पुट राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं 1620 1640 के लेवल्स पे, यानी कि सपोर्ट बेस बनते जा रहा है। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि एक बार 1700 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। आपको ये बाय करने का रेंज है, अगर 1650 1640 के रेंज में नजर आता है तो वो डिप में, हल्की सी डिप में बाय करना काफ़ी बेटर रहेगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 1600, और वहाँ पे आपका टारगेट बनेगा 1700। काफ़ी चांस हो सकता है कि 1700 को भी क्रॉस कर सकता है, जिस हिसाब से डेटा कंटिन्यूस बेसिस पे ऐड हो रहे हैं, फ्रेश लॉन्ग्स बनते जा रहे हैं और डे टू डे बेसिस पे और वॉल्यूम के साथ ऐड हो रहे हैं। सो चांसेस है कि 1700 को भी एक बार क्रॉस कर सकता है। अब ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई भी साइंस ऑफ एग्जॉशन है नहीं चार्ट्स पे या डेरिवेटिव डेटा पे। सो डेफिनेटली मुझे लगता है स्टॉक को हल्की से डिप में अक्यूमुलेट कीजिए। 1600 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। 1700 का पहला टारगेट, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 1720-25 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। मैंने भी आपको क्लियर कर दिया कि देखिए शेयर को उन्होंने गिराया नहीं, बल्कि उनको बाइंग ऑन डिप्स की कैटेगरी में डाल दिया, और मेरे को लग रहा है ज़्यादा सेफ है। एक्चुअली अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैंने जैसे बताया ना, मेरा आधा अधूरा मन है इस शेयर को पकड़ने का, तो मेरे को ये बात क्लियर हुई है कि ठीक है, बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए शेयर को। जो लेवल्स आपको सोनी ने बताए हैं, एक बार वापस से स्क्रीन पे ले आते हैं ताकि आप उसको नोटिस भी कर लें, अच्छे से करें बात। तो साइंट और वोल्टास आज हमारी तरफ से 2 शेयर है। वोल्टास एक जमाना था जब हमने आपको 1000 रुपये पे भी बताया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। अगर नहीं है तो अब क्या याद भी क्या दिलाना, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। करीब 3-4-5 महीने पहले हम आपके सामने सब चीज़ें नोटिस करवा रहे थे, तब भी हमने ब्रेकआउट की सीरीज़ के अंदर ही ये शेयर नोटिस करवाया था। खैर, आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं, तो आपको बाइंग और डिप्स करके इसका फ़ायदा उठाना है, और साइंट पे 1800 का स्टॉप लॉस लगा के 2400 का टारगेट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 शेयर्स थे जो हमने आज ब्रेकआउट सीरीज़ में आपके सामने रखे। बैक टू स्टूडियो। तो ये कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स जो कि डिम्पी रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं, और ख़ास तौर से वोल्टास पे नज़र रखें, क्योंकि कल हमें याद है कि चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने वोल्टास पे कॉल दी थी। कल इंट्राडे में ही लगभग 3% के मूव देखने को मिले, पर अभी भी देखिए जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, जो कि ट्रेंड में है, क्योंकि डिम्पी उसकी चर्चा भी कर रहे थे कि ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाइए, तो उस पर ज़रूर नज़र रखें। वोल्टास आज भी ब्रेकआउट लिस्ट में शामिल है, ये स्टॉक पे रहेगी नज़र। पर चलिए आज आगे बात करें तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर भी फोकस रहेगा। क्यों ये फोकस रहेगा? क्योंकि S&P ने जो रेटिंग है वो कुछ सिलेक्ट टाटा कंपनीज़ के लिए बढ़ा दी है लिस्टेड स्पेस में से। आइए पूरी डिटेल समझते हैं। अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। अशेषा, बताइए।
बिल्कुल, टाटा ग्रुप की कई कंपनियां आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेगी और इसकी वजह यह है कि एस&पी ग्लोबल ने अपनी रेटिंग बढ़ाई है कई टाटा कंपनियों की, उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करें तो जो पहले डबल बी रेटिंग थी वो अब बढ़ाकर ट्रिपल बी की रेटिंग कर दी है। इसी के साथ JLR जो टाटा मोटर्स की इंपॉर्टेंट और बड़ी सब्सिडरी है, वहाँ पर भी रेटिंग बढ़ाकर अब ट्रिपल बी नेगेटिव का कर दिया है, पॉजिटिव नज़रिया रखा है। टाटा पावर की बात करें तो यहाँ भी डबल बी प्लस से रेटिंग बढ़ाकर अब ट्रिपल बी नेगेटिव कर दी है और पॉजिटिव का नज़रिया उन्होंने रिटेन किया है। तो कई सारी टाटा ग्रुप कंपनीज जो आज फोकस में रहेगी, टाटा मोटर्स, JLR, टाटा पावर, इसके अलावा टाटा स्टील की भी बात कर लेते हैं। ट्रिपल बी नेगेटिव की रेटिंग थी, ट्रिपल बी की रेटिंग अब दी है, पॉजिटिव नज़रिया था वो अब बदलकर स्टेबल का नज़रिया दिया है। टाटा कैपिटल पर भी ट्रिपल बी नेगेटिव की रेटिंग और पॉजिटिव का नज़रिया बरकरार रखा है। उनका मानना है कि टाटा सन्स जो सभी कंपनियों की पेरेंट कंपनी है, उनसे जो कंपनियों को सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी के चलते उनका सभी टाटा ग्रुप की कंपनियों पर नज़रिया पॉजिटिव है। उनका मानना है कि टाटा सन्स से कंपनियों को जो सपोर्ट मिल रहा है वो अच्छा है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते कंपनियों की क्षमता भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो इस वजह से उन्होंने सभी टाटा ग्रुप कंपनियों पर अपनी रेटिंग बढ़ाई है और नज़रिया भी कई कंपनियों के लिए चेंज किया है। इनफैक्ट टाटा ग्रुप कंपनियों के रिटर्न की बात करें तो कई कंपनियों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। टाटा मोटर्स ने 87% के रिटर्न्स पिछले एक साल में दिए हैं। टाटा पावर की बात करें तो 76%, टाटा स्टील पर 32% के रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं और इसके अलावा कुछ और कंपनियों की बात करें तो ट्रेंट 240% का रिटर्न ट्रेंट ने दिया है। TCS IT सेक्टर से 33%, टाटा कंज्यूमर और इंडियन होटल्स पर भी 38 और 62% के रिटर्न्स दिए हैं। बट ऑल इन ऑल काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, S&P ग्लोबल ने अपनी रेटिंग बढ़ाई है और इसी वजह से सभी टाटा ग्रुप कंपनीज आज फोकस में रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये बताने के लिए कि किस तरीके से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने रिटर्न दिया है और S&P ग्लोबल का क्या कुछ रेटिंग अपग्रेड आया है, आउटलुक में किस तरीके से बदलाव किया है। आइए समझ लेते हैं कि अगर आपको नज़र बनानी है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में तो सबसे बेहतरीन कौन सा होगा फंडामेंटल लिहाज से। राहुल शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे टाटा एज अ कॉन्ग्लोमरेट कई सारे सेक्टर्स में मौजूद है, पर आपकी टॉप बेट्स इसमें कौन सी हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो इन सभी काउंटर्स में, माफ़ कीजिएगा, सेलेक्ट काउंटर्स में एक ज़बरदस्त रनअप हमने ऑलरेडी देखा है। चाहे आप वोल्टास की बात कर लीजिए, टाटा मोटर्स की बात कर लीजिए, पर अभी भी इन स्तरों पे राहुल कोई ऐसा स्टॉक है जो कि आपको पसंद आता हो इस ग्रुप में से? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक हमने इस तरह से देखा है कि एंटायर मार्केट ही एक तरह से हम लिखें कि वन वे लास्ट 2 सालों से कंटिन्यूस अपमूव ट्रेंड के अंदर देखने को मिला है। तो सिमिलरली ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन है ये सब स्टॉक्स के अंदर, अच्छे क्वालिटी कंपनीज के अंदर मेरे ख्याल से, और लगातार नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आते रहे ये सब सेक्टर्स स्टॉक्स के जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो कंटिन्यू रहेंगे। जैसे बात करें तो टाटा मोटर्स, आई थिंक लगातार लास्ट 6-7 क्वार्टर नंबर स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिले हैं और वही रिफ्लेक्शन है प्राइसेस के अंदर। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से लॉन्चेस इन ईवी स्पेस में, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल के स्पेस के अंदर लॉन्चेस है, प्लस आपके कमर्शियल व्हीकल के अंदर जो टर्न अराउंड आने को देखने को मिला है, और प्लस हम देखें JLR, तो मेरे ख्याल से उसमें भी नंबर्स मंथ ऑन मंथ स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं लास्ट 5-6 महीने से कंटिन्यूसली। तो यही रिफ्लेक्शन है प्राइसेस के अंदर। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से 25% अपसाइड मिल सकता है इन्वेस्टरों को, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार नतीजे अच्छे आते हुए देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि विद न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस इन पैसेंजर व्हीकल स्पेस, इन डोमेस्टिक ऑन अ EV स्पेस, सेकेंडली आई थिंक कमर्शियल व्हीकल टर्न अराउंड, उसमें भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स मंथ ऑन मंथ आते हुए देखने, और JLR का नंबर्स, तो ये सभी चीज मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स को अगस्त 12, तो यहाँ से भी रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल रह सकते हैं टाटा मोटर्स के। अगेन वोल्टास की बात करें तो वोल्टास में भी आप देखो तो टर्न अराउंड आते हुए देखने को मिल रहा है, लॉस कम होते हुए देखने को मिल रहा है, और नेक्स्ट मैनेजमेंट का जो गाइडेंस आया लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद, तो लग रहा है कि वो भी, मुझे लग रहा है कि एबिटा लेवल और नेट लेवल पे नेक्स्ट 1 साल के अंदर प्रॉफिट लेवल्स में आ जाएगा।
तो और जिस तरह से सेक्टर पॉइज्ड है कंज्यूमर स्पेस के अंदर, तो वोल्टास भी मेरे ख्याल से ये लेवल से अच्छा ठीक लग रहा है। तो आई थिंक बोथ द स्टॉक्स शुड डू वेल फ्रॉम इन दिस एंटायर टाटा ग्रुप एज अ होल। तो वोल्टास यहाँ पे भी कन्विक्शन आता हुआ, और टाटा मोटर्स यहाँ पर भी आप नज़र रखिए। टाटा मोटर्स ने पे जो है अंशुल को भी पसंद आ रहा था टेक्निकल फ्रंट पे, तो ये दोनों ही साइड से फेवरेबल स्टॉक दिख रहा है, तो इस पे आप ज़रूर फोकस करिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और 9 बज चुका है और वक्त हो चला है जानने का आज के नवरत्न शेयर्स, और शरद जुड़ चुके हैं रोज़ की तरह ये पूरी लिस्ट के साथ। शरद बताइए आज कौन से हैं आपके नवरत्न स्टॉक? जी बिल्कुल, सबसे पहले टाटा ग्रुप स्टॉक्स रहेंगे। यहाँ पे 5 कंपनीज जो हैं उनकी अपग्रेड हुई है रेटिंग S&P ग्लोबल से, और सब चीज़ का एक ही तात्पर्य है कि जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, वहाँ पे उनकी एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है टाटा ग्रुप को। दूसरा स्टॉक रहेगा GE-T&D। यहाँ पे प्रमोटर्स ने कहा है कि वो थोड़ी सी ओपन मार्केट में माइनॉरिटी स्टेक बिकवाली कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है ग्रुप का वो सिंप्लीफाई हो जाए। हालांकि उन्होंने कहा है कि प्रमोटर एंटिटीज़ मेजॉरिटी स्टेक में रहेंगे, और 2 प्रमोटर एंटिटीज़ का जो टोटल स्टेक है 75% है। L&T के लिए पॉजिटिव खबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है क्वॉश और सेट असाइड कर दिया GST की शो कॉज नोटिस, और एक राहत मिली है मामले में, और ये जो नोटिस थी लगभग 2200 करोड़ के ऊपर की थी। पेट्रोनेट LNG हमारा चौथा स्टॉक, यहाँ पे 15 साल का इन्होंने एक लंबे अवधि का गैस सप्लाई एग्रीमेंट किया है श्रीलंका के कंपनी LTL होल्डिंग्स के साथ। सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। हमारा 5वां स्टॉक रहेगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। यहाँ पे देखें तो कंपनी को जो है 2 स्कूटर के वेरिएंट को PLI की मंजूरी मिल गई है, और कंपनी ने कहा कि एकमात्र कंपनी है जहाँ पे इनको 4 मॉडल्स पे जो है PLI स्कीम की मंजूरी मिली है, मास सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट दोनों में। हमारा 6वां स्टॉक साइंट रहेगा। आज ब्लॉक डील भी होने की बात है, जहाँ पे प्रमोटर लगभग 15% स्टेक की बिकवाली करेंगे। JP मॉर्गन कह रहे हैं कि ये ओवरवेट रहेगा, टारगेट प्राइस 2100 रुपीज़ का रहेगा, और ये जो प्रोसीड्स आएगी जो ओपन मार्केट में बिकवाली करेंगे, तो इसको जो है सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स या डेट रिडक्शन में यूज़ हो सकती है। तो ये तो हमारा 6वां स्टॉक था साइंट। अब बात करते हैं ऑटो स्पेस में, मारुति फोकस में रहेगा। बर्नस्टाइन की रिपोर्ट आई कि चैनल इन्वेंट्री जो है वो बढ़ चुकी है, और डीलर एसोसिएशन भी कह रहे हैं कि जो इन्वेंट्री लेवल्स है 70 दिन के ऊपर है, और मारुति का जो है ब्रोकिंग हाउस ने जो है प्रेफरेंस दिया M&M के ऊपर, तो इस स्टॉक को भी फोकस में रखेगा। UBS हमारा 8वां स्टॉक रहेगा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। UBS की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाई रखा है, रेटिंग टारगेट प्राइस 6000 रुपये प्रति शेयर पे, और चैनल चेक सजेस्ट करे कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है, स्ट्रॉन्ग स्टोर फुटफॉल भी देखने मिल रही है, लगभग मिड टीन्स के सेल्स ग्रोथ पे जुलाई और अगस्त के लिए। हमारा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज होता है, जहाँ पे ज़्यादा एक्शन देखने मिल सकता है, वो है वरुण बेवरेजेस। बोफा ने जो है रिपोर्ट निकाली है, यहाँ पे खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस 1840 रुपये प्रति शेयर का है, और उनकी टॉप पिक है भारत के जो कंज्यूमर पैक में, और आगे जाते हुए रेवेन्यूज अर्निंग ग्रोथ का 20% का CAGR देखने मिल सकता है, जो पीयर्स से आउट परफॉर्म करे। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपकी फोकस होनी चाहिए। 9 शेयर आपके सामने हमने रख दिए हैं। एक काम और कर लेते हैं, ज़रा फटाफट से 1-2 शेयर और चेक करवा लेते हैं, फिर हम स्पीड से एक्सप्रेस शुरू करेंगे। तो HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज क्या हेल्प करने जा रहा है, जरा समझते हैं। अंशुल, दोनों में से कौन हेल्प करेगा आज? देखिए डिम्पी जी, दोनों स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं दोनों ही पे आपको कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा। कहते हैं सर, आपने दोनों ही शेयर चुन रखे हैं, दोनों टॉप काउंटर्स हैं। सोनी पटनायक, आप बता दीजिए जल्दी, फिर स्टॉक एक्सप्रेस को शुरू करते हैं। डिम्पी जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि रिलायंस जो है 3010 के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता है, सस्टेन नहीं करता है, तो जब तक वो उसके ऊपर निकालता नहीं है तो थोड़ा सा अपसाइड डिफिकल्ट रहेगा। उसके ऊपर ही आपको वो टुवर्ड्स 30-50 30-60 रेंज नजर आ सकता है। ऑन द बाइंग साइड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2970 पे एक अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ है, 20 EMA प्लेस्ड है। सो बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि आज मूवमेंट नजर आ सकता है इसमें। HDFC बैंक भी मुझे लगता है कि थोड़ा म्यूटेड रह सकता है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, 1600 पे अच्छा सपोर्ट है, बट करंट लेवल से हम देखेंगे तो 1620 का जो इंट्राडे सपोर्ट है उसको होल्ड करते हुए अगर आता है ऊपर तो अगेन 1635 1640 के रेंज तक ही टेस्ट कर सकता है। बट अगर 1600 सपोर्ट को ब्रेक करता है, 1620 सॉरी, तो वो टुवर्ड 1600 को एक बार टेस्ट कर सकता है। दोनों ही हैवी वेट से आज मुझे बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं लग रहा है इंट्राडे पे। दोनों से कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। 3-3.5 मिनट रह गए हैं। ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक काम करते हैं, फटाफट से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, और ट्रेडिंग कॉल्स आप ध्वनि पटेल जल्दी से मेरे को बताइए, फिर 2-4 शेयर आपसे ही पता करेंगे आज।
गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल्स में सबसे पहली पिक यहाँ पे जो बनती है वो पूनावाला फिनकॉर्प में बनती है। कल की सेशन में हमने देखा था मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ था, वॉल्यूम के साथ हमने करीब 7.5% की गेन देखी यहाँ पे। तो पूनावाला फिनकॉर्प को आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 420 का बनता है, क्योंकि डेलीज पे वहां पे 200 EMA का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और एसएल जो है वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में 392 के पास मेंटेन करके चलना है। दूसरा पिक जो यहाँ पे बनता है वो हिंदुस्तान जिंक के अंदर है। स्टॉक यहाँ पे अपनी 200 EMA को टेस्ट करके ऊपर की तरफ वापस से एक रिबाउंड दे रहा है, तो मीन रिवर्टिंग ट्रेड जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के पास लेता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर बाय करें। ऊपर की तरफ टारगेट जो इसके अंदर बनता है, तो पहला टारगेट यहाँ पे 545 का बनेगा, पोजिशनली रहेगा ये। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे 496 का स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, दोनों शेयर्स आपके हो गए, हिंदुस्तान जिंक, पूनावाला। मैंने दोनों के दोनों शेयर्स नोटिस कर लिए। उसमें से एक हिंदुस्तान जिंक मेरे को काफ़ी ठीक लग रहा है। कल इसकी अनाउंसमेंट भी आई थी इंटीरियम डिविडेंड की। खैर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि आपसे दो चार शेयर पता करते हैं, स्पीड से बताती जाइएगा वन लाइनर में। रूपा प्लस करें कि नहीं करें? आज खुलते प्लस करूं रूपा को? जी अभी फिलहाल आज के लिए इसको अवॉइड करेंगे, एक बार फॉलो अप मूव के बाद इसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, एंजल वन को खुलते प्लस करना है कि नहीं करना है? एंजल वन खुलते प्लस करूं? जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे जो स्टॉक है उसमें मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। आप प्लस कीजिए। ऊपर की तरफ टारगेट जो यहाँ पे है वो 3120 तक का बनता है। पोजिशनली भी इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करके रखना है आपको नीचे की तरफ में, तो 2600 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है स्टॉक के अंदर फर्दर मोमेंटम बना रहेगा। कावेरी सीड्स प्लस करना है कि नहीं करना खुलते ही? कावेरी सीड्स डिम्पी जी इसको मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको। कोटक बैंक खुलते प्लस करूं? कोटक बैंक जी बिल्कुल डिम्पी जी, बैंकिंग के अंदर यहाँ पर जो है वो एक प्लस साइड देखने को मिल रही है। कोटक को प्लस कर सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे जो टारगेट बनेगा तो 1850, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है नीचे की तरफ में यहाँ पे 1780 का। यहाँ पे सारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली इसको प्लस कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस करूं खुलते ही? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। स्टॉक अगर यहाँ पे अपना 260 रुपए का प्राइस क्रॉस करता है फिर इसके बाद इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे शेयर्स हमने आपसे पता कर लिए हैं। अब मेरे को रजत सर भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। रजत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। बस सर मार्केट खोल जाए फिर हम आपके पास भी लौटते हैं और ज़रा आपसे भी कुछ शेयर्स के बारे में पता करते हैं। खैर बाजार इस समय अगर आप देखेंगे तो हल्के से नुकसान के साथ, करीब 18 पॉइंट के नुकसान के साथ खुल रहा है। लेवल्स में कुछ टूटा है, नहीं टूटा, कोई सपोर्ट टूटी, नहीं टूटी, कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। उसी सपोर्ट और इसी रेजिस्टेंस के बीच में है 450, 650, 850। ये जो ब्रैकेट है 650 और 850, उसके बीच में फिलहाल तो निफ्टी ओपन कर रहा है। देखते हैं अभी और क्या होता है। आज कुछ लग नहीं रहा कि आज बड़ा शेयर है, बड़ा मूवमेंट कुछ होगा मार्केट के अंदर। साइडवेज कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1300 शेयर आज एडवांसेस के साथ खुले हैं, तो रेशो तो ठीक खुली है शेयर्स की संख्या की, यानी कि कल के मुकाबले 1300 शेयर्स में जो टिक दिखा रहा है वो अपसाइड का टिक है और 434 शेयर्स का डिक्लाइन का टिक है। 14-15 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी को 600 या 600 के नीचे जाने पर ही थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए, उससे पहले तो नहीं होनी चाहिए। देखते हैं और क्या होता है। निफ्टी बैंक अब करीब 130 पॉइंट नीचे आ चुका है और 50,680 पे चल रहा है। 50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 50,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी एक बार हम चेक करेंगे। कोई गड़बड़ाहट नहीं करनी, कोई शांति से आराम से ट्रेड करना है। मेरे को नहीं लग रहा बाजार के अंदर आज कोई मेजर ब्रेकआउट या मेजर ब्रेकडाउन होने जा रहा है। आराम से इसी रेंज में ट्रेड होगा, तो रेंज के ट्रेड के लिए प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म आपको और हमको मेंटेन रखना होगा। 1300 शेयर एडवांसेस के साथ है। मैं आपको इंडिया विक्स भी दिखाता हूँ। शुरुआत में ही इंडिया विक्स के अंदर आज हल्की सी बढ़त है, अभी 14 के आसपास आकर चल रहा है। देखते हैं क्या होगा। रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस और HUL, साथ ही एक L&T, ये 5-6 शेयर बड़े शेयर हैं। एक बार इनको दिखा दो। ना तो आज HDFC में शुरुआती सपोर्ट है, ना तो रिलायंस की सपोर्ट है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब भी है ये, तो शुरुआती सपोर्ट नहीं है। थोड़ा बहुत निफ्टी, माफ कीजिए, L&T, इन्फोसिस
और TCS हल्का फुल्का आपको सपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर HUL भी, यानी कि मैंने अगर 6 शेयर फायर करवाए हैं, बड़े शेयर जिनकी वेटेज है 50% से ज़्यादा की, उसमें से 2 ही शेयर HDFC और रिलायंस लाल निशान में दिखेंगे, तो अमूमन ज़्यादातर शेयर आपको हरे निशान में दिखेंगे। तो मेरा बायसनेस टुवार्ड्स थोड़ा सा वापस से तेज़ी वाला ही है। और मैंने जैसे आपको शुरुआत में भी कहा, हमको तो डाटा में कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि आज ही आज में मार्केट के अंदर कोई ब्रेकडाउन होने जा रहा है। हो सकता है कल परसों तरसों में हो, बट अभी तो नहीं हो रहा है, और हो सकता है डिप वापस बॉट हो जाए। तो फिलहाल मेरा आज वेट एंड वॉच करने का मूड थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसी और ट्रेड देखने के। कुछ शेयर मैं आपको और ज़रा नोटिस करवा देता हूँ। एक बार ज़रा शुरुआत में अडानी ग्रुप के शेयर्स भी दिखाइएगा। कल थोड़ा प्रेशर था इनमें, लेकिन आज अडानी एंटरप्राइजेस बहुत बड़े गैप के साथ तो नहीं, बट 4 रुपये ऊपर है। पोर्ट्स 2 रुपये ऊपर है। अदानी विल्मर कल कमज़ोर था, आज 3 रुपये ऊपर खोला है, तो बहुत बड़े गैप के साथ नहीं है। बट हाँ, ये शेयर्स अपनी गिरावट का शुरुआत में नहीं दिखा रहे हैं, तो ये एक चीज़ मेरे को और नोटिस हुई है। अब मैं ज़रा दिखाता हूँ आज के निफ्टी के टॉप गेनर कौन से हैं या लूजर्स कौन कौन से बन रहे हैं। पहले एक है ये टॉप गेनर्स में डिवी स्लैब ऊपर है। एक बार ज़रा साइंट भी दिखाइएगा, मेरे को लग रहा है साइंट ने भी गैप किया है। आज हमने आपको ब्रेकआउट चार्ट्स में दिखाया था साइंट। एक बार ज़रा साइंट और डिवी स्लैब दोनों दिखाना। डिवी स्लैब तो 1.5% ऊपर है, 73-75 रुपये का है, और इस साइंट अब 5% ऊपर आ चुका है। तो जो हम आज सुबह बात करते हैं अंशुल से कि हमको अंशुल 10% चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, आप टारगेट अपना थोड़ा बड़ा रखो। देखिए 5% तो आज में चल गया है शेयर। ठीक है, देखते हैं और क्या होता है इसके अंदर। HDFC लाइफ भी आज ऊपर है। भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स जैसे कुछ एक शेयर्स के अंदर आज शुरुआती हरा निशान है, बट परसेंटेज में बहुत कन्विक्शन के साथ बहुत ऊपर नहीं है। PNB हाउसिंग के अंदर आज जो ब्लॉक लगना था वो नीचे ब्लॉक की खबर अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, और वो ब्लॉक भी लगेगा। और साइंट के अंदर मेरे को लग रहा है एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है आज साइंट के अंदर, तो इसकी वजह से भी आज साइंट थोड़ा ऊपर है। और PNB में जैसे कह रहा था, मेरे को लगता नहीं कि 4% डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिखाएगा भी। जैसे मैंने सोनी से जब मैं पता भी कर रहा था, मैंने तो एक अजम्पशन लिया था कि भाई चलो मान लो 2% पे भी लगता है ये, जबकि 4% का डिस्काउंट था। लेकिन मेरा भी उस समय भी मन नहीं था कि मैं इस चीज़ को वैसे ही कैलकुलेट करूँ। तो अभी ये 5-5.5% ऊपर है, तो PNB हाउसिंग के अंदर आज किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी ठीक है, 1500 शेयर ऊपर है, 600 शेयर नुकसान के साथ है। एज सच कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रही, ना ही एग्रेशन ना ही डिप्रेशन, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर है। फिलहाल एक रिदम, एक शांति से सुस्त माहौल जिसे कहते हैं ना, आराम से बैठ के सिलेक्शन थैमेटिक पकड़ के शेयर को पकड़ना और चलाना, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये निफ्टी का हीट मैप है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डिवी स्लैब सबसे अव्वल नंबर पे आपको दिखेगा, फिर HDFC लाइफ और डॉक्टर रेड्डीज है। थोड़े डिफेंसिव के साथ आज मार्केट आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट करने के मूड में नहीं है, बट हाँ वो सस्टेन भी कर जाएगा। हीट मैप में आप निफ्टी बैंक का आप देख पा रहे हैं, इसमें बंधन बैंक सबसे ऊपर दिखेगा। आप HDFC, SBI, इंडसन बैंक और कोटक अपनी जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन सब में बढ़त जो है वो आधे % से कम की है। जरा स्मॉल कैप भी आपके स्क्रीन पे ले आते हैं, ताकि आपको उसका भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस समय बाजार के अंदर स्मॉल कैप शेयर्स कैसे हैं। जैसे साइंट हमने आपको नोटिस करवाया था, आज सुबह इसमें डील भी लगी है अभी तो। जस्ट डायल, मैस्टैक, ये कुछ एक शेयर्स है जहाँ पे 3-4% तक की बढ़त है। सेंचुरी टेक्सटाइल भी नोटिस करने वाला शेयर है, इसके बारे में भी आज हम पता करेंगे। ये स्मॉल कैप का एक है। और कौन से हमारे पास हीट मैप है, एक बार जरा फटाफट से फायर करते जाइए। इस बीच ऑटो का हीट मैप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टाटा मोटर्स, आज सुबह हमने टाटा ग्रुप में से जब सारे शेयर्स पता कर रहे थे, तो अंशुल जैन ने आपको टाटा मोटर्स के बारे में बताया होगा। भारत फोर्ज, MRF और 2 ही शेयर और तेज है। मेटल्स जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा मेटल्स को भी चेक कर लेना। ये ग्लोबल मिरर को चेक करने जैसा है। आप मेटल्स के अंदर अगर आपको अच्छी पोजीशनिंग हो रही है, तो 2-3 चीज़ों में ज़रूर फ़र्क आ रहा है। फर्स्ट, डॉलर रुपी इक्वेशंस में फ़र्क आ रहा है, ग्लोबल में फ़र्क आ रहा है, या चाइना के अंदर कुछ अच्छा डाटा आ रहा है। तो ये आप मेटल्स के शेयर ज़रूर चेक कीजिएगा। रियल एस्टेट के काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, जरा हीट मैप में आप वो देखेंगे। सनटेक रियलिटी है जो इस समय शुरुआत में है, अदरवाइज ज़्यादातर शेयर आपको थोड़े कमज़ोर ही मिलेंगे, और या फिर वो साइडवेज हुए पड़े हैं। FMCG का भी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार ले आते हैं हीट मैप, ताकि उसको भी आप जरा नोटिस कर लीजिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, आज डिफेंसिव लेड रैली है, डिफेंसिव शेयरों के साथ बढ़ रहेंगे। अगर बढ़ेंगे तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस तो ब्रेक नहीं करवाएगा, बट हाँ आपके लिए सपोर्ट को भी खास कुछ डैमेज नहीं करेगा। तो आज साइडवेज टू पॉजिटिव कंसोलिडेशन रहेगा। वरुण बेवरेजेस 2-4 दिन से टूट रहा था, एक ही दिन में उसने 2% चल के कमी पूरी कर दी है।
ठीक है, चलिए अब एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है मिड कैप के मुकाबले, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छी तेज़ी है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर यहाँ पे बायबैक की खबर के बाद कल भी एक अच्छी तेज़ी थी, आज भी करीब 6% की तेज़ी ये दिखा रहा है। टेस्टी बाइट ईटेबल्स, हालांकि इस कंपनी का हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं, पर आज यहाँ पे 10% की तेज़ी ज़रूर है। इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक्स में देखें तो बलरामपुर चीनी, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ज़रूर हो रही है कल की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद। इसके अलावा केपरी ग्लोबल जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पे 9% का उछाल है। एंजल वन आज 5.5% मजबूत है और जीई पावर इंडिया यहाँ पर भी जो है लगभग 3% की तेज़ी है। जीनस पावर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नए ऑर्डर विन के चलते 5 से 6% की तेज़ी है और कई दिनों के बाद जस्ट स्टाइल भी लिस्ट में आया है, यहाँ पे भी 3.5% का उछाल देख पा रहे हैं। कुछ गिरने वाले काउंटर्स को अगर मैं हाईलाइट करूँ तो सिम्फनी में आज प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हो रही है, यहाँ पे 3% का कट है। इसके अलावा सीक्वेंस साइंटिफिक भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है, पर ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा है। पर मेजर इंडेक्स में देखें तो डिवीज लैब जो है वो लीड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि बाजार खुलने से पहले हमने इस पे राय सोनी से ली थी। सोनी का कहना था कि अगर डिवीज लैब 4750 के पार निकले तो वहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। 4790 के टारगेट्स जो ऑलरेडी सोनी ने दिए थे वो तो अचीव हो ही गए हैं और अभी डे हाई पे जो है डिवीज लैब आ रहा है, तो क्लियरली आज डिफेंसेस पे आपको नज़र रखनी है। फार्मा स्पेस भी हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे, तो ये स्टॉक काफ़ी ओपनिंग के बाद ही काफ़ी अच्छा मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट से शुरू करते हैं लेना उनके ओपनिंग कॉल्स। ऑलराइट, तो ओपनिंग ट्रेड्स हम लेना शुरू करते हैं और सोनी चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपका कोई कॉल पे अपडेट है तो वो भी बताइए और डिवीज लैब पे भी एक अपडेट दीजिए सोनी, क्योंकि आपने जो फर्स्ट टारगेट सुझाए थे चार्ट को देखते हुए वो तो अचीव हो गए हैं, पर क्या यहाँ से और भी अब अपसाइड दिखती है आपको? और इसके अलावा अपनी फ्रेश कॉल्स भी दीजिएगा। जी डेफिनेटली मुझे लगता है कि डीवीज लैब में कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज आज हम देख सकते हैं कि फार्मा स्पेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। डीवीज लैब, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, हर जगह पे हम देख सकते हैं कि अच्छा ब्रेकआउट आया है। सो डीवीज लैब में कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। यहाँ पे फ्रेश एंट्री जो कभी इंट्राडे के लिए कॉल ले है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में हम देख सकते हैं कि एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेकआउट आया है 70-20 के ऊपर और आज चार्ट्स पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे। सो करंट लेवल 1780 पे आप बाई कर सकते हैं, ये फ्यूचर्स के लेवल के अनुसार बता रही हूँ। आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। टारगेट आपका 7140 रहेगा, दूसरा टारगेट 7170 रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको प्लेस करना है 7020 का। ठीक है, अब सन फार्मा पे कॉल थी सोनी की, इसके अलावा देखिए डिवीज लैब पे हमने उनसे कॉल दिलवाई। अब तीसरा फार्मा का नंबर है डॉक्टर रेड्डीज का, ये भी स्टॉक काफ़ी मजबूती से ऊपर जा रहा है, इस पे भी आप नज़र रखें। तो फार्मा स्पेस क्लियरली आज काफ़ी फ्लेवर में है। पर चलिए अब अंशुल आपसे समझना चाहेंगे ओपनिंग के बाद कहाँ पे आपकी नज़र और कोई अपडेट है अंशुल तो वो भी बताइएगा। देखिए सृष्टि जी, दो अपडेट है। कल इंडिया मार्ट क्लोजिंग शो में बाई दिया था, वो फटाफट ओपनिंग में बाई के आसपास खुला और टारगेट भी कंप्लीट कर लिया 2960 का, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। दूसरा HDFC AMC में टारगेट अचीव हुआ है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और ओपनिंग के लिए दो ट्रेड रहेंगे। पहला है मन्नापुरम, इसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है, ऑलमोस्ट डबल बॉटम का, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, लेकिन प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट है, तो 211 रुपए में इसको बाई करना चाहिए। आज का लो 208 रुपए 90 पैसे है, 208 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में टारगेट 216 रुपए का आएगा। दूसरा स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ पे 40 दिन का फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आ रहा है, ओपन लो के साथ काउंटर चला है, तो इसको करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए 516 रुपए पे। आज का लो 503 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट टारगेट 524 का है, वहां हल्का सा रेजिस्टेंस है, 524 निकालता है तो फिर ये 550 तक जा सकता है। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से।
ठीक है, तो मनापुरम फाइनेंस यहाँ पे आप नज़र रखिए, फाइनेंशियल्स में क्लियरली फ्लेवर है, ट्रेंड के साथ रहिए। इस स्टॉक पे नज़र रखनी है आपको 216 के टारगेट्स के लिए। साथ ही चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी है। पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में एक बार फिर से ट्रैक्शन है, कुछ केमिकल काउंटर्स भी अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं। पर चलिए अब ध्वनि आपसे समझना चाहेंगे, आपके कोई अपडेट्स हैं तो बताइए, और साथ ही आपके फ्रेश कॉल्स कहाँ पे है। जी, हमने शो की स्टार्टिंग में पूनावाला को रिकमेंड करा था। पूनावाला यहाँ पे पॉजिटिव ही चल रहा है, तो उस ट्रेड को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। फ्रेश कॉल्स में यहाँ पे पहली नजर मेरी जो जाती है वो है बायोकॉन के अंदर। बायोकॉन में अगर आप देखें तो स्विंग ट्रेड है ये, जहाँ पे स्टॉक अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंटिन्यूएशन मोमेंटम दे रहा है। करंट लेवल से आप बायोकॉन को बाय कर सकते हैं। 365 का टारगेट बनता है। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 344 का रहेगा। दूसरा ट्रेड जो यहाँ पे बनता है वो है एलटी के अंदर। यहाँ पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम जो है वो बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो इसकी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, उनको क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो आप एलटी को करंट लेवल से बाय कीजिए। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट यहाँ पे बनेगा तो 3650 और 3750 तक का अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है तो आप नीचे की तरफ में 3550 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो अब ये चौथा फार्मा काउंटर आपके लिए आ रहा है, वो है बायोकॉन। देखिए हम क्लियरली आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे आपको नज़र रखनी है। तो क्लियरली फार्मा स्पेस जो है हमारे एक्सपर्ट्स को ज़रूर पसंद आ रहा है, क्योंकि डिवीज़ लैब में आप देखिए लगभग 3% की तेज़ी जो है ये स्टॉक दिखा रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर फिलहाल डिवीज़ लैब आता हुआ। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रजत बोस का भी स्वागत करते हैं, वो भी अब हमारे साथ मौजूद है। रजत जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कहाँ पे आज आपकी नज़र है? ओपनिंग के बाद कौन से स्टॉक में ट्रेड लिया जाए? सुप्रभात, धन्यवाद जी मुझको आपकी ये इंटरेक्शन में शामिल करने के लिए। मैं दो स्टॉक का जिक्र करूंगा। एक तो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक मुझको इसका मूवमेंट जो है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस और इसका जो लास्ट 4 सेशन बहुत अच्छी चली थी। अभी आज के दिन थोड़ी सी नीचे है, लेकिन ये खरीदारी का मौका दे रहा है। तो 165 पे आप स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 175 और 183 ये दोनों टारगेट मान के शॉर्ट टर्म के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ये जब 175 178 इस रेंज को पार करेगा तो 52 वीक हाई भी बनाएगा। और अभी इसमें कुछ अच्छी मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि ये कभी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दिया है, जितना भी नीचे जाए। सो इसमें एक बार सप्लाई अब्जॉर्ब होने के बाद में अच्छी मूवमेंट की संभावना दिख रहा है, और उम्मीद भी किया जाए कि ऊपर में चलेगा। इंडस टावर मेरा दूसरी स्टॉक है। इसमें आप 422 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे। ऊपर में 440 और 447 ये दोनों टारगेट हम इसके लिए जिक्र कर रहे हैं कि ये तक एटलीस्ट वहां तक तो चलेगा, क्योंकि पिछले जो हाई है वो भी उसी के आसपास ही था। ये उस टाइम पे 453 का था, तो 453 के आगे 447 वो तो आएगा, उसके ऊपर भी चल सकता है। और इसका अप ट्रेंड में छोटा सा करेक्शन के छोड़ के और कुछ हुआ नहीं है। तो इंडस टावर अपना अप ट्रेंड में रहेगा और ऊपर भी चलेगा। इस हिसाब से इसमें भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आप लोग ले सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक हो गया, ये दो सर की तरफ से दिए गए ट्रेड है, और इनके अंदर आपको रीजनिंग भी बताई गई कि क्यों ये शेयर्स इन्होंने चुने हैं। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के आपने ट्रेड नोटिस कर लिए होंगे। अब जरा मार्केट पे वापस लौट आते, देखिए 250 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पे हो चुकी है। बैंक निफ्टी से आज सुबह हमसे सृष्टि पूछ रही थी कि क्या हुआ, तो हमने कहा सिर्फ एक ही चीज़ उसने पूरी की है कि दोनों के बीच में जो दूरियाँ थी उस दूरियों को उसने थोड़ा कम किया था बस, और उसने एक ही दिन में कर दिया था ये दूरियाँ को कम। तो वो क्या हो रहा है कि वापस वहाँ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है। आज के लिए लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है वो 50-50 के हैं, यानी कि 50,500 के हैं। एक बार ये नीचे चला जाता है तो वापस बैंक निफ्टी को स्ट्रगल का बेस बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा और ऊपर आने के लिए, नहीं तो फिर देखते हैं। आप आज कोई भी हड़बड़ाहट में काम ना कीजिएगा। आज टिपिकली वैसे भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और हमने सुबह भी आपको सचेत किया था कि कॉल्स के प्रीमियम आर्टिफिशियली राइज हुए हैं 2 दिन में। आप कोई भी कॉल ले ही नहीं आज, अगर ले भी रहे हैं तो इंट्राडे स्विंग के हिसाब से चेक करके चलें।
और मैं अभी भी आपसे यही रिपीट करूँगा। HDFC बैंक को एक बार दिखाइए, इसके करीब 10 रुपये का नुकसान आ चुका है और ये अपने 1600 के लेवल्स के और करीब पहुंच रहा है इस नुकसान के साथ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बताने में कि बार बार आपको 1600 के लेवल्स को वेट एंड वॉच करना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ना बढ़त दिखाई ना गिरावट, इस समय बिल्कुल फ्लैट है। तो मार्केट के दो बड़े पार्टिसिपेंट इस समय रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं और मेरे को इनमें से कोई भी एग्रेशन डिप्रेशन कहीं कुछ नहीं दिख रहा। मैंने आपको कल क्लोजिंग में अंदर ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक के जितनी गेन थे वो सारे के सारे जाते हुए भी दिखाए थे। आज बैंक निफ्टी आपको वो क्लियर मैसेज दे रहा है और हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि जो क्लोजिंग कर रहे हैं सारे के सारे शेयर्स, ये बहुत अच्छे नोट पे नहीं कर रहे। कल आपको ध्यान होगा, अगर आप हमारे क्लोजिंग शो में थे तो हमने ICICI बैंक की पूरी तेज़ी को गुम होते हुए आपको चार्ट के जरिए दिखाया था और हमने फर्स्ट थे जिसको हमने पहले ही आपको नोटिस करा था कि इनकी जो क्लोजिंग हो रही है अच्छी, वो बहुत अच्छे नोट पे नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, इन्हीं से ही कुछ जरा पता करेंगे कि अब क्या करना चाहिए। 2-4 शेयर में आपको जरा और नोटिस करवाना चाहता हूँ। कल हमने आपको वेंकिस बताया था, वो आज भी चल रहा है हरे निशान में, इन स्पाइट ऑफ दिस की इस मार्केट के अंदर गिरावट है। अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर हल्की हल्की बढ़त है। जी एंटरटेनमेंट आज 2% ऊपर है, ये आज मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है। मेरे को ऐसा लग रहा है जी एंटरटेनमेंट थोड़ा और चल सकता है आज के सेशन में। ये भी हम आपसे करते हैं इसके बारे में बातचीत, लेकिन उससे पहले एक शेयर जरा लेके आइए, वो है UBL। अंशुल जैन, UBL प्लस करें आज के लिए। शुरुआती डाटा खराब नहीं है और बिल्डअप के साथ है। इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना UBL की। बिल्कुल डिम्पी जी, इसको लॉन्ग करना चाहिए। वीकली चार्ट पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है और हैमर के साथ चला है, तो अपसाइड मिलनी चाहिए। थोड़ी सी ऊपरी स्तर से जो सेलिंग आई थी उसका इनिशिएशन 2070 के आसपास हुआ था, तो उसी लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा। 1930 का स्टॉप लॉस लेना है और 2070 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बिल्टअप ठीक ठाक इसमें हो रहा है और एक 8-10% हो जाएगा तो एनर्जी बहुत अच्छी गैदर हो जाएगी मूव लेने के लिए। बट 2070 तक आता हुआ दिख रहा है। 1930 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये अंशुल ने आपको बता दिया, 930 का एक स्टॉप लॉस है और 2070 तक का टारगेट है। UBL पे लगा दीजिए स्टैंप बाय की और इसमें 2070 का टारगेट डालिए। 1930 का एक स्टॉप लॉस डालिए, ये वाली स्टैंप लगा के बाय की स्टैंप लगा दो UBL पे। एक शेयर मैं आपको और बताता हूँ इसी तरह से, जो मेरे को लग रहा है कि आज वापस से थोड़ा मूवमेंट दिखाएगा। उस शेयर का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। एक बार रजत सर से चेक करवाते हैं। रजत सर एक बार आप चेक करेंगे क्या एक्साइड इंडस्ट्रीज़? ओह ठीक है। ध्वनि आप एक बार जरा चेक करना, रजत सर से भी हम करते हैं वापस से बात। बिल्कुल डिम्पी जी, एक्साइड अभी फिलहाल अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है और इनफैक्ट हम लोग अगर देखें यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर में तो 1 अगस्त से उसी का एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक अगर यहाँ पे 510 का लेवल क्रॉस करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस ऊपर की तरफ, तब यहाँ पे कोई भी एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। तब तक इसको वेट एंड वॉच करें। एक शेयर आप और चेक करो, वो है मुथ्थू हुड। रजत सर आ गए हैं क्या वापस? एक बार जरा बात हो पाएगी उनसे, रजत जी से? ठीक है रजत सर, एक बार जरा मुथ्थू हुड फाइनेंस आप चेक करना, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। हाँ, इसका फ्यूचर वाली जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है वो भी दिखाना। वो एडिशन के साथ हो रहा है और आज बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बन रही है शुरुआत से ही, और आप देखेंगे सीधा एक मूवमेंट दे रहा है। ये वाली लॉन्ग मुथूट फाइनेंस, प्रीमियम भी है अब तो। मुथूट फाइनेंस जो सर है एक बार जरा देख के बताना। आप मुथूट फाइनेंस का बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, इसी का मुथूट फाइनेंस देखिए, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि इसका बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड और 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में काम हो रहा है। ये नीचे ज्यादा आता ही नहीं है, कभी आता है तो 50 डे मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट देके ऊपर फिर चला देते हैं। तो अभी जो 1929 पे चल रहा है, इसमें अगर कोई खरीदारी करे तो 1910 के नीचे स्टॉप लगाइए, ऊपर में 1953 और 1986 ये दोनों टारगेट मान के चल सकते हैं। बट इसमें ग्रेजुअल मूवमेंट होगा। अगर आप सोचेंगे कि बहुत जल्दी वो टारगेट पे पहुंच जाएगा, वो नहीं होगा। इसमें कुछ दिनों लग सकता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए। ओके ठीक है सर, मैं दो ब्रोकिंग कंपनीज आपके सामने रखता हूँ। रजत सर आप जरा मेरे को देख के बताइए इन दोनों में से स्ट्रक्चर किसका ज़्यादा ठीक है। एक तो मोतीलाल ओसवाल है, एक बार उसको दिखाइए, लिस्टेड कंपनी है वो, और दूसरा है आनंद राठी वेल्थ के नाम से कंपनी होगी।
3,700 का प्राइस है। दोनों ब्रोकिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। रजत सर, देख के जरा बताइए दोनों में से किसका ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, एक इन्वेस्टर को, स्विंग ट्रेडर को किस में आना चाहिए? देखिए, आनंद राठी वेल्थ का बात कर रहे हैं आप? हेलो? जी जी सर, दोनों के बात कर रहा हूँ मैं। सर मैं आवाज़ आ रही है सर आपको? रजत सर, हाँ, आवाज आवाज़ आ मिल रही रहा है है? जी। हाँ, आवाज मिल रहा है। आनंद राठी वेल्थ जो है, हाँ, आनंद तो राठी वेल्थ, ये आनंद राठी वेल्थ का जो ये है, ये 3,775 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर सस्टेन कर पाए तो ऊपर में चलेगा, तब ये 3850 से लेके 3900 तक भी जा सकता है। डन। वैसे तो सर मैंने आपसे कंपैरिजन के लिए भी पूछा था, एक बार जरा मोतीलाल का भी चार्ट चेक कर सकते हो आप? और ठीक है, एक बार सर जरा ठीक कर लेते हैं ऑडियो वगैरह, मेरे को लग रहा है थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो के रिगार्डिंग, हम भी अपने एंड से ठीक कर लेंगे। अंशुल जैन के पास आता हूँ, जरा 2-4 शेयर और पता करके रखता हूँ उनसे। अंशुल जैन, चंबल फर्टिलाइजर देखिए, हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आपसे पूछने में, मैं ये अपनी एक्सेप्टेंस मान रहा हूँ। जरा आप चंबल फर्टिलाइजर देख के बताइए तो। डिम्पी जी, चंबल फर्टिलाइजर मॉर्निंग ओपनिंग ट्रेड में दिया था मैंने। ऑलमोस्ट इसका टारगेट डन होने वाला है। इंट्राडे का 524 दिया था, 2260 का हाई बना है, लेकिन 40 दिन का बड़ा बेस ब्रेकआउट है और 50 डे मूविंग एवरेज से चला है, तो स्टॉक बहुत आराम से 590 और 600 रुपए तक स्विंग बेसिस पे जा सकता है। तो अगर किसी का व्यू 2 से 3 हफ्ते का है तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। आज ओपन लो के साथ चला है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि डे हाई पे जाके क्लोज करेगा, तो एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए डे एंड तक के लिए भी होल्ड करते हैं तो ठीक ठाक रेट मिलना चाहिए। समवेयर अराउंड 539 मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। डन। अब आपको मैं जरा एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ, आप जरा बैंक निफ्टी का दिखाइएगा। इस समय करीब 300 पॉइंट की गिरावट के साथ है, इसने 50-50 के लेवल को भी ब्रेक किया है फिलहाल के लिए अभी। और HDFC बैंक थोड़ा ड्रैग कर रहा है 12 रुपये नीचे। एक्सेस, कोटक, इस सभी के सभी बैंक्स दिखा सकते हैं जो बड़े बैंक हैं, ये सब के सब डेज लो टेस्ट कर रहे हैं अपना। HDFC, ICICI, कोटक, इंडसन, सब दिखाओ, स्पीड से दिखाते जाओ। एक्सिस बैंक देखते जाओ आप सब के सब, इस सब के सब डेज लोस हैं। एक काम कर सकते हो प्रोड्यूसर साहब, आप हीट मैप दिखा सकते हो जरा बैंक निफ्टी का, निफ्टी बैंक का एक बार जरा हीट मैप वापस से दिखाना, फुल फ्रेम दिखाना, हमको उड़ा दो भले। तो एक बार जरा हीट मैप दिखाओ, उससे थोड़ा आपका और आइडिया लग जाएगा। उसके अंदर हमने काफ़ी सारे शेयर्स बैंक निफ्टी के और बैंकिंग के डाले हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा कि बैंकिंग के अंदर इस समय क्या हो रहा है। देखिए 50-50 जाना ये ज़्यादा मेहनत का सूचक है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप जैसे हमने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी बात। खैर एनी हाउ, ये हीट मैप वो आ गया आपके पास। एक बंधन और एक बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ ये दो आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। वो बंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा भी गया, सिर्फ बंधन ही है जो 2% है। आप देखोगे नीचे कोटक, HDFC, ICICI, एक्सेस, SBI, इंडसन, फेडरल, ये सब के सब इस समय थोड़े लाल निशान में है। तो बैंकिंग में टिपिकली प्रेशर है थोड़ा मार्केट के अंदर आज के सेशन में। और मैं बोलूँ एक बार ज़रा इसी तरह से आप IT का हीट मैप दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर साहब, अगर आपके पास रेडी हो तो एक बार ज़रा IT का हीट मैप भी दिखाना। एक बार ज़रा निफ्टी IT का हीट मैप दिखाना। इसमें आप देखिए जरा TCS के पास भी जो बढ़ा था अपने ना खो रहा है वो। इसमें कुछ बैंक भी शामिल हो गए, 1 मिनट के लिए हटा दीजिए इसको, थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा वापस से। बट कुल मिला के ये बात है कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिख रहा। रिलायंस एक बार वापस से दिखाना स्क्रीन पर, जरा 4 रुपये ऊपर है, जरा रिलायंस दिखाइएगा स्क्रीन पर, तो थोड़ा 4 रुपये ऊपर है। ठीक, ध्वनि ये मोतीलाल ओसवाल का चार्ट आप चेक करेंगे। मैं अभी रजत सर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उनके सामने 2 शेयर रखे थे, आंध्राठी और मोतीलाल। हमने कहा था दोनों के बस 4-4% का मूव है, बट स्ट्रक्चरली कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जरा वो देख के बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ अब, मोतीलाल ओसवाल और आंध्राठी। डिम्पी जी, मोतीलाल ओसवाल का स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप डेली चार्ट को देखें यहाँ पे, तो प्रीवियस 2 स्विंग टॉप्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। कल की सेशन में ये ब्रेकआउट हुआ था वॉल्यूम्स के साथ, और आज फॉलो अप बाइंग भी इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो आप इसको डेफिनेटली प्लस कर सकते हैं। अगर इसका हम एक्सटेंशन भी बनाते हैं तो एज पर फिबोनाची यहाँ पे 760 रुपए तक का एक अपसाइड मोमेंटम इसके अंदर पॉसिबल है। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, तो 680 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसको पोजिशनली होल्ड करें।
सेंचुरी टेक्सटाइल मैंने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था कि ये शेयर आज मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा, मेरे से मिस हो गया ये शेयर, आपको जल्दी जल्दी बताना। एक्चुअली मैं दूसरे शेयर्स को चेक कर रहा था, तो इन बिटवीन मैंने जाके सेंचुरी पे नज़र डाली तो ये शेयर तो उड़ गया है, गोली हो गया है ये शेयर। एक बार ज़रा दिखाना सेंचुरी टेक्सटाइल का शेयर। आज एक गैप के साथ खुला था, आपको ध्यान होगा। ये निफ्टी का स्मॉल कैप के इंडेक्सिस के अंदर तीसरे पायदान पे था जब हम सुबह इसके बारे में पढ़ रहे थे, और आपको ये भी मैंने बताया था कि इस शेयर पे मैं आज नज़र रखूंगा और हम आपको बताएंगे। एक बार ज़रा इंट्राडे दिखाओ तो 9% है सेंचुरी टेक्सटाइल ऊपर। जो दिखाइए इसका इंट्राडे चार्ट, तो इंट्राडे के साथ साथ इसने अपने आवरली पे ब्रेकआउट करने के बाद और चल गया है। डेली पे इसने एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है ये। एक बार रजत सर से चेक करवाते हैं। रजत सर ज़रा सेंचुरी टेक्सटाइल देखना, आज 10% ऊपर। अब मेरे पास तो हिम्मत नहीं है खरीदने की, आपके पास है तो सर बताइए फिर स्टॉप लॉस लेवल। देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल जो है वो 2390 का लेवल पार करने के बाद में तो इसमें फ्रेश न्यू टेरिटरी मिल जाएगा, मतलब ब्लू स्काई काइंड ऑफ सिचुएशन। आज जिस तरीका का मूवमेंट दिखे ये ऊपर जा रहा है, ये काफी एनकरेजिंग लग रहा है। बट थोड़ी सी जो चिंता का बात अभी जो लग रहा है कि पहले इस टाइप का मूवमेंट में अच्छी वॉल्यूम होता है, लेकिन आज के दिन उतना वॉल्यूम जो होना चाहिए, हो सकता है कि आधा घंटा ही बाजार काम हुआ है तो बाद में देखेंगे कि अच्छी मूवमेंट इसमें आ जाएगा, वॉल्यूम भी अच्छा होगा। बट 2380 के ऊपर इसको रहना बहुत ही जरूरी है। उसके ऊपर चले तो आप 2425 और 2437, 2461 ये तीनों लेवल आप जिक्र कर सकते हैं कि वो लेवल तक भी वह पहुंच जाएगा। और इसका ये ब्रेकआउट अगर अच्छा वॉल्यूम मतलब 1 मिलियन वॉल्यूम हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं बिल्कुल सर, ये देखो दिखा जा सकता है। खैर ये आज का बड़ा मूव है, अभी 10 से 12 तो आपकी स्क्रीन पे चलते चलते हो रहा है। इनफैक्ट 13% भी आपकी स्क्रीन से ही हो रहा है। ये जो शेयर जब चलने पे आते हैं और पकड़ के चलता है ना जो शेयर, तो उसके बाद उसकी देखने लायक होती है उसकी स्ट्रेंथ। आप देखो मेरे को तो 10% पे भी लग रहा था, 10% से भी 2% आपकी स्क्रीन पे चला है। और ये मेरे कहीं से नहीं चलता, ना ही मेरे पास ऐसा कोई जादू की छड़ी है कि मैं बोल दूंगा शेयर तो चल जाएगा, और ना ही मैं ऐसी गलतफहमी हम डालते हैं अपने पास। तो कुल मिला के कहने का सिर्फ बात है। अच्छा एक बार ज़रा LNT दिखाना, LNT दिखाइए एक बार, LNT और HUL हमने 2-4 दिन पहले भी आपको नोटिस कराया था, और ये भी बताया था कि जब तक मार्केट के अंदर पूरी तरह से डर और घबराहट बाहर ना चली जाए, HUL का साथ पकड़े रखो आप। LNT और HUL आज मार्केट की काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। मैं पॉइंट्स वाइज बोलूँगा तो इन दोनों ने मिलकर करीब 15 पॉइंट दे रखे हैं आज निफ्टी को, पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो 15 पॉइंट का गेन है दोनों का। HUL, अंशुल जैन एक बार जरा HUL चेक करना। डिम्पी जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमको काफी अच्छा लग रहा है और हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें एक पैटर्न का ब्रेकआउट आया और पैटर्न काफी बड़ा है, 150 हफ्तों का है, और ब्रेकआउट के बाद 15 दिन से फ्लैट बेस बना के आज ओपन लो के साथ चला है। तो हाई लाइकली है कि 2820 2830 तक ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है। और अगर आपका व्यू 6 महीने का है तो स्टॉक में हाई लाइकली है कि 3300 रुपए तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए स्टॉक तेज लग रहा है। और एक अपडेट है, लाल पैथ लैब मंडे को बाई दिया था, उसमें भी टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो वहां भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 3300 रुपए से 3360 रुपए आ चुका है। ओके ठीक है, हाँ सर बिल्कुल आपने याद किया, मेरे को अच्छे से याद भी है। आपने कहा है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करना है, और आपने HUL के बारे में भी बताया है। सर HUL ना हमने कल परसों आपको ब्रेकआउट में दिया था, आपको याद है अंशुल जैन? अच्छा आप तो होंगे नहीं, थे आप कार्यक्रम में, आपने देखा सर? हमने ब्रेकआउट बताया था HUL का। HUL का ब्रेकआउट आपने बताया था डिम्पी जी, और ये सवाल तक मैंने ही लिया था, और वहीं से ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया था। क्योंकि जनरली मैं मिड कैप स्मॉल कैप देखता हूँ, लार्ज कैप मेरे रेडार में होते नहीं है। जब आप नोटिस कराए थे उसी के बाद से ही मेरे नोटिस में आया था। वेरी गुड सर, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से आप एक दूसरे का सहयोग मिलता रहेगा तो काम बनता जाएगा और काफ़ी बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग पोजीशंस का एक बार जरा मैं आपको ना वापस से चेक करवा देता हूँ। कुछ और पोजीशंस में भी काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज़ में भी गुंजाइश है क्या? एक बार इसको छोड़ देते हैं, इफ्का लैब पकड़ते हैं, उसका बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एक बार ऑप्शंस वाली दिखाना, फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना इफ्का लैब की, जहाँ पे OI लिखा होगा। हाँ रजत सर एक बार ज़रा इफ्का लैब चेक करना, वैसे स्ट्रक्चर तो अच्छा है। देखिए इफ्का लैब आज तो लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छी दिन मानना चाहिए। तो इफ्का लैब में ब्रेकआउट तो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि वो काफी नजदीक पे है रेजिस्टेंस का।
1406 से लेके 1413 ये लेवल अगर क्रॉस कर जाए तो इप्का में भी अच्छी मूवमेंट होने की संभावना है। 1413 क्रॉस करने के बाद में 1425 से 27, उसके बाद में 1432 तक भी उम्मीद करना चाहिए। और इसमें जो अप ट्रेंड है उसमें बीच में एक छोटा सा 2 सेशंस का करेक्शन के बाद में ऊपर चल रहा है, तो ये इसमें काफी मजबूती होना चाहिए। आज एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना तो शॉर्ट के कैंडिडेट आपको थोड़े कम मिलेंगे। आज शॉर्टिंग ज़्यादा नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर भी है। 7 शेयर अनवाइंडिंग के हैं, 78 शेयर लॉन्ग के हैं। एक बार जरा दिखाना एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखाओ, आपको थोड़ा और आइडिया लगाते हैं इस समय मार्केट के अंदर कहाँ पे कैसे कैसे पोजीशनिंग हो रही है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि निफ्टी के टॉप कंटेंडर कौन कौन से हैं जो आज हेल्प कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल भी है उसमें से जो 6 पॉइंट दे रहा है। ये 112 शेयर वर्सेस 66 शेयर हैं। तो बाजार को ना तोड़ने ना चलाने, रिदम को मेंटेन रखने के लिए ये रेशो तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी चाहिए तो आपको एडवांसेस बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आपको गिरावट की संख्या बढ़ती है तभी बाजार के अंदर ब्रेकडाउन्स के चांसेस वापस आएंगे, यानी कि जो अभी तक हमने मेहनत करके ऊपर लेके आए हैं वो वापस तकलीफ थोड़ी बढ़ेगी। बैंक निफ्टी इस समय 50-500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सेंस ऑफ कन्फ्यूजन है, देखते हैं क्या होता है। रिलायंस कह रहा है कि आज मैं नीचे जाने नहीं दूंगा, HDFC कह रहा है मैं आज ऊपर आने नहीं दूंगा। तो दोनों के बीच में आज आपसी लड़ाई है, जो हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था। इन दोनों शेयर्स की रिक्वायरमेंट है बड़े नए लेवल्स को और क्रिएट करने के लिए। ऑप्शंस के चैंपियन अमोल अठावले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत। अमोल जी नमस्ते, बताइए आज तो दिन थोड़ा टफ है आपके लिए ऑप्शंस वालों के लिए। सर बताइए क्या चुना है आपने? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि मार्केट में मोमेंटम इतना है नहीं, बट जिस तरीके से फार्मा स्टॉक्स में एक्टिविटी है और एक सिप्ला अगर मैं देखता हूँ तो एक इंटरेस्टिंग लेवल पे अवेलेबल है, अच्छा खासा रैली हुआ और एक सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है और रिवर्सल फॉर्मेशन है। तो मैं एक सिप्ला के साथ जाना चाहूंगा। अगस्त सीरीज का 1580 का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ मैं। 15 रुपए के आसपास मैंने पिक किया था, अभी 16 रुपए चल रहा है। पोजिशनल टारगेट है उसका 30 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 9 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9750 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3900 का। ओके ठीक है। थोड़ी देर पहले रजत सर भी आपको यही बात बता रहे थे कि आज का दिन फार्मास्यूटिकल्स के लिए है। और आज हमने जब शुरुआती मार्केट का रीड कर रहे थे ना, तब भी हमको ये समझ में आ रहा था कि आज डिफेंसिव लेड मार्केट होगा। आज डिफेंस वाला हिस्सा चलेगा, यानी कि जो मार्केट को थोड़ा आराम से डिफेंस करके चलता है उसमें फार्मास्यूटिकल्स तो अव्वल नंबर पर। आज आप देखो चाहे इप्का हो, चाहे सिप्ला हो, चाहे डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, उसी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी सब के सब आज आपको अच्छा मूवमेंट दिखा रहे। 1580 वाली कॉल है 15 रुपये की। अच्छा ऑप्शंस में ना पहला नियम ही यही होता है कि जो ट्रेंडिंग चीज़ है ना उसी को पकड़ के रखो। 15 रुपये में लेना है, 30 रुपये का टारगेट है, जस्ट डबल का, आधे का स्टॉप लॉस है, इसलिए रेशो आगे 9000-3000 का 1:3 का रेशो बन गया आपके लिए। अमोल सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं सर से। एक कंपनी है धानी करके, जरा दिखाना, 56 रुपये का हो गया सर। ये 60 रुपये से टूट के 50 आया, 50 से वापस 56 हो गया, 60 की तरफ जा रहा है। अंशुल धानी चेक करोगे? धानी बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रक्चर है और मुझे याद है आपका और मेरा डिस्कशन धानी पे पहले भी हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया है, वीक लॉन्ग्स को शेक करके करंट वीकली कैंडल को देखें तो ओपन लो के साथ चला है। हाई लाइकली है कि पहले ये 62-63 के लेवल अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है 62.26 टू बी प्रिसाइज, इसको टेस्ट करेगा और इसके ऊपर बड़ा मूव बनता हुआ दिखेगा। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है 88 वीक्स का ब्रेकआउट है, तो 94-95 तक का टारगेट बनना चाहिए। फ्री फ्लोट लगभग 1500 करोड़ का है, तो इतनी मूव आना इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, लेकिन 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो अगर आपका प्रोस्पेक्टिव 3 महीने। एक चीज़ ना आज आपको मार्केट में और दिखेगी, वो है डाइवर्जेंस। आज फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर डाइवर्जेंस आपको दिखेगा। वो उसकी मैं वजह बताता हूँ, देखिए कैसे पकड़ में आ रहा है वो। आज 50 में से 29 शेयर तेज़ हैं मार्केट के, इंक्लूडिंग रिलायंस, इंक्लूडिंग L&T, इंक्लूडिंग ITC। तो डिफेंसिव और एग्रेसिव वाले शेयर्स का आज बोलबाला है। तो आज क्या होगा, आज निफ्टी आपको ज़्यादातर समय हरे निशान में दिखेगा और बैंक निफ्टी ज़्यादातर समय लाल निशान में दिखेगा, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होते। उस रेंज के अंदर मैं समय का प्रोपोर्शन भी बता देता हूँ। ज़्यादातर समय बैंक निफ्टी आपको लाल निशान में दिखेगा। अब आप ये कह सकते थे तो 250 पॉइंट है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, ये शेयरों का कॉम्बिनेशन है।
मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी के कुल मिला के 12 शेयरों में से 10 शेयर लाल निशान में। अभी मैंने आपको हीट मैप भी दिखाया था, इकलौता शेयर था बंधन बैंक जो आपको ऊपर दिख रहा था, और छोटा मोटा बैंक ऑफ बड़ौदा कभी हरे कभी लाल निशान में हो रहा था, और सभी शेयर्स नीचे है। तो जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा किसके पास है? कोटक के पास है, इंडसन के पास है, आईसीआईसीआई के पास है, एचडीएफसी के पास है। इन सब में गिरावट आधे परसेंट से ज़्यादा की है। और आप ये देख भी पा रहे हैं कि निफ्टी अभी भी 11-12 पॉइंट ऊपर है, रिलायंस की वजह से या कुछ और बैंक वैसे, लेकिन बैंक निफ्टी में जल्दी रिकवरी नहीं आ रही है। इसलिए थोड़ा सा आज ना डाइवर्जेंस के प्ले को अच्छे से प्ले कीजिएगा, बस यही पॉइंट मेरे को आपको और नोटिस करवाना है। सृष्टि तो ये नज़रिया देखिए, निफ्टी बैंक में थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर है, पर जैसा डिम्पी हाईलाइट कर रहे हैं कि डाइवर्जेंस इसमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। और चलिए आइए कुछ और काउंटर्स पर भी नज़र डालते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स तो देखिए अंशुल की पिक भी थी, और एफएनओ का टॉप गेनर फिलहाल बन चुका है। मनापुरम पे भी उनकी नज़र थी, पर मुथूट फाइनेंस जो है इसी का एक पेयर, यहाँ पे भी 3% से ज़्यादा की तेज़ी है। ऑटो काउंटर्स में एक स्टॉक जिस पे हम ज़्यादा चर्चा तो नहीं करते हैं, पर हाल फिलहाल उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर आई है, वो है ग्रीव्स कॉटन। क्योंकि कंपनी को हाल फिलहाल ही जो उनकी ईएमपीएस की करंट सब्सिडी है उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू व्हीलर्स के लिए। साथ ही आने वाले समय में जब फेम 3 आएगी तो हो सकता है उसमें भी फेवरेबल आउटकम दिखे। एक बार अंशुल आपसे इस पर राय लेनी है। आई जहाँ तक मुझे याद है हमने शायद पहले भी आप इस पर चर्चा की थी, पर वीकली में अंशुल फाइनली 180 के जो लेवल्स है उसको क्रॉस कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप ग्रीव्स कॉटन को? क्या कैश सेगमेंट में जो कि ब्रॉडर मार्केट में एक्साइटमेंट है, क्या आप ग्रीव्स कॉटन अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो सकता है या इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा वेट करेगा? तो परफेक्ट पैटर्न है वीकली चार्ट पे जिसका बाई मैं रिकमेंड करता हूं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है जो लास्ट टाइम भी हमने नोटिस की थी कि जो सेकंड बॉटम बना है डबल बॉटम पैटर्न का, उसने प्रीवियस बॉटम को शेक आउट किया था, यानी वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली निकल चुके हैं और अब ये पूरे स्ट्रांग हैंड्स के हाथ में। एक बार जैसे ये 180 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बन जाएगा और इसका इमीडिएट टारगेट जो बनेगा 254 रुपए का बनेगा। फ्री फ्लोट इसका लगभग 2000 करोड़ के आसपास है, यानी 5000 करोड़ से कम है। तो स्टॉक में हाई लाइकली है कि मोमेंटम तेजी से बनेगा। 243 244 ये टारगेट रहेगा। अगस्त 243 244 के ग्रीव्स कॉटन में आप ध्यान रखिए। पर ऑटो स्पेस से जुड़ी एक और कंपनी जो कि एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। कई समय बाद एक्चुअली जो है स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और खबर ये थी कि जो इनकी बैटरी बनाने वाली जो सब्सिडरी है उसी में एक्साइड इंडस्ट्रीज जो वो खुद ही इन्वेस्ट करती है, अब उन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि कई समय के बाद जो है इसने 500 के लेवल्स फिलहाल क्रॉस किए हैं। पर ध्वनि, क्या 500 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद भरोसा वापस आ रहा है? ओके, शायद ध्वनि से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, पर अंशुल आप ही एक बार राय दीजिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? इतना करेक्ट होने के बाद क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टॉर्टेड है? देखिए एक्साइड मैं ओपनिंग ट्रेड में लेना चाह रहा था, लेकिन चंबल और मन्नापुरम ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने 3 में से 2 वो स्टॉक लिए थे। एक्साइड भी काफी अच्छा लग रहा है, इसमें 10 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है 507 रुपए पे, तो ऊपर में स्टॉक 526 रुपए तक जा सकता है 2 से 3 दिन के प्रोस्पेक्टिव से। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 507 509 की रेंज में है, तो 509 के ऊपर मैं काफी कंफर्टेबल रहूंगा स्टॉक को लॉन्ग करने के लिए 526 रुपए तक का टारगेट मानते हुए। 526 तक का जो है टारगेट्स आ सकता है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में। अंशुल की नज़र पहले भी थी, पर इसके अलावा जो है ये स्टॉक में ऑलरेडी एक मूव दिखा चुका है। आज अगर हम देखें तो कुछ एक डिफेंस काउंटर्स भी जो हैं थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रैली में। मजगांव डॉक आज रीबाउंड हुआ है, 4-4.5% की यहाँ पे तेज़ी है। और अंशुल, एक तरफा मूव इस काउंटर ने भी दिखाया है, पर जो लंबे समय के इन्वेस्टर्स इसमें रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्शन भी आया है स्टॉक में, क्या ये उछाल एक मौका समझना चाहिए एग्जिट करने के लिए?
देखिए बिल्कुल एग्जिट का मौका है, स्पेशली मैच स्टॉक में। यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज पे बाउंस बैक आया है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज 45, 60, 65 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो 20 डे मूविंग एवरेज 48, 50 तक है, वहां तक आ सकता है। लेकिन ये उछाल आपको एग्जिट का मौका है, ना कि फ्रेश बाई का। सेल करके चलना चाहिए, फ्रेश बाइंग के लिए कोई सलाह नहीं है। ऑन द बाउंस इस सारे स्टॉक सेल के रडार पर रहेंगे। ठीक है, ये सारे काउंटर्स जिसमें डिफेंस स्टॉक्स में जहां पर भी आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखे, आप वहां पे एग्जिट के फिलहाल नियर टर्म में मौके ढूंढें, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में थोड़ी सी वॉल्टिलिटी हो सकता है बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि यूएस में इलेक्शंस के चलते जो भी कॉमेंट्रीज आएंगी, जिस तरीके से डेवलपमेंट होगा उस पर नज़र रहेगी। सितंबर में शायद अब रेट कट भी शुरू हो जाए, उसको लेकर भी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप थोड़े से अपने इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में ज़रूर रखें। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में देखें तो आज वेल्सपन इंडिया भी लगभग 2.5% ऊपर है। एक बार अंशुल इस पे आप चार्ट चेक देंगे वेल्सपन इंडिया, क्योंकि ये स्टॉक भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़रूर था। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? देखिए इसमें थोड़ी सी अपसाइड ट्रिगर होती हुई दिख रही है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 192 193 की जोन में, ऑलमोस्ट उसको हिट कर रहा है। यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक में 210 220 तक की रैली डेवलप होगी। ये एक रेंज है फिबोनाची एक्सटेंशन का, थोड़ा सा बड़ा रेंज है, तो लोअर एंड पकड़ के चलते हैं कि 210 रुपए तक की रैली इसमें डेवलप हो सकती है 193 के ऊपर सस्टेन करते इसे। प्रीएम्प्टिव जिसको बाई करना है बाई किया जा सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि 193 1 रुपए और बचा है, 193 के ऊपर देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। देखिए मार्केट के अंदर वही जो डाइवर्जेंस की मैं बात आपको बता रहा था कि 10 पॉइंट सिर्फ है निफ्टी के पास, लेकिन बैंक निफ्टी के पास 350 पॉइंट का लॉस है। और वजह आपको वही चीज़ पता ही है कि कल सरकारी बैंकों ने जाते जाते जो करके गए हैं ना कमाल, वो इसकी वजह से था। आप ट्रस्ट मानेगा कि मैंने कल आईसीआईसीआई बैंक क्लोजिंग में कम से कम 3-4 बार आपके सामने रखा होगा कि देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो क्लोज करके जा रहा है ना वो बहुत अच्छे नहीं करके जा रहा है। और आज आईसीआईसीआई बैंक मार्केट का टॉप लूजर्स में से शामिल है। माफ़ कीजिए, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, आप सब बड़े बैंक्स को देखिए आप, है ना। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कोई प्रॉब्लम है, बट द थिंग इज़ डेट कि आपको ना एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करेगा वापस से, और बाइंग और डिप करो। अभी थोड़ा और वेट करो, मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी का आपको और मौका मिलेगा नीचे आके। एक बार वेट कर लेते हैं बैंक निफ्टी में ना। मैं 15 मिनट का चार्ट अभी स्क्रीन पर आपको दिखा नहीं पाऊंगा किसी वजह से। मेरे को लग रहा है कि ये 50 290 तक भी आएगा, यानी कि 300 तक भी आएगा। तो अभी हम चल रहे हैं 480 पे, तो 150-200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में और गिरावट मेरे को लग रहा है कि आ सकती है। वहाँ पे थोड़ा सेफ जोन आपको मिलेगा। फिर एक छोटा सा टेस्ट ज़रूर करना, बैंक निफ्टी को हल्का सा प्लस करने का छोटा सा टेस्ट होगा, बट वो ज़रूर करना, तो क्योंकि वहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह भी थोड़ी ठीक हो जाएंगी। ये मैं सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे बोल रहा हूँ। और अगर ये गया आवरली बेसिस पर इसको भी तोड़ जाएगा 50-200 को भी, तो फिर थोड़ी समस्या गंभीर है। वापस से हम 50,000 को भी टेस्ट करने के लिए पहुँचेंगे। ठीक, तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आप ध्यान रखना। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको 20-200 में बोलूँगा करने के लिए, उसमें आप 100 पॉइंट का ही भले रख लेना स्टॉप लॉस, 100-150 पॉइंट का ही, बस 1-2 लॉट ही करना, बस ज़्यादा नहीं। हाँ, वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड होगा और कुछ भी नहीं होगा।